हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम सबका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के एपिसोड 1 के बारे में, जो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुकी है। अब वो कौन है, उसकी काबिलियत क्या है और वो कैसे शी हल्क बनी, यही हम इस पहले एपिसोड में जानने वाले हैं। शी हल्क का रियल नेम जेनिफर वॉल्टर है और प्यार से लोग इन्हें जेन बुलाते हैं। जेन एक लॉयर है और उसका सपना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने का है। तो अभी जेन अपने केस की आखिरी दलील को ज्यूरी के सामने पेश करने की प्रैक्टिस कर रही है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी, जो जेन की असिस्टेंट भी है, वो मदद कर रही है और जेन का लॉयर पार्टनर डेनिस भी उसकी मदद के लिए है। पर वो इस केस का आखिरी दलील ज्यूरी के सामने देना चाहता है। पर निकी डेनिस को ऑफिस से बाहर निकाल जेन को केस के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। बात करें इस केस की तो GLK&H नाम की एक कंपनी है जिसके पास पैसों की कमी नहीं है। अब पैसे हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ उनके पास पावर भी है और GLK&H कंपनी की लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद उन्होंने ना तो कोई माफी मांगी और ना ही कोई भी रकम पीड़ितों को बयाने के तौर पर दी। तो जेन ज्यूरी मेंबर को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जिनके पास जितनी ज्यादा पावर होती है उनकी उतनी ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। अब जेन निकी के साथ केस पर जाने से पहले वो हम ऑडियंस से फोर्थ वॉल को तोड़कर बात करती है, बिल्कुल डेडपूल की तरह, जो कि काफी कूल था और ये सीरीज की खास बातों में से एक है। सीन पास्ट में जाता है जहां हम जेन को ब्रूस बैनर के साथ देखते हैं। लास्ट टाइम हमने स्मार्ट हल्क को एंड गेम में देखा था, जहां चुटकी बजाने के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था और स्मार्ट हल्क ने एक डिवाइस बनाई है जिसमें वो ब्रूस के रूप में रह सकता है। अभी जेन अपने कजन ब्रूस के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही थी, जिसमें ब्रूस अपनी आप बीती जेन को बता रहा था। उनकी बातों में हमें उनके एक और कजिन जेट के बारे में पता चलता है, जो इन्हीं की तरह जीनियस है। जेन को स्टीव रॉगर यानी हमारे कैप्टन अमेरिका की जिंदगी में काफी रुचि थी और वो ये पता लगाना चाहती थी कि स्टीव रॉजर वर्जिन था या नहीं, क्योंकि बर्फ में से निकलने के बाद उनकी जिंदगी काफी बिजी रही और उससे पहले वो जंग में ही था। बैनर को जवाब देता तभी उसके सामने सकार की एक स्पेसशिप आ जाती है, जो कि ऐसे ही शिप से थॉर रैग्नारॉक में ब्रूस, थॉर और वेलकरी के साथ सकार प्लैनेट से निकला था। पहले तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेन जैसे तैसे करके बैनर को कार से निकालती है, पर बैनर जेन को उससे दूर रहने के लिए बोल रहा था क्योंकि उसका खून निकल रहा था। जब तक जेन बैनर से दूर होती, बैनर का खून जेन की बॉडी पर लगी चोट से होते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिससे जेन शी हल्क में बदल कर अनकॉन्शियसली होकर वहाँ से भागती है। वहीं बैनर भी हल्क में बदल जाता है। अब रात होने पर जेन को जंगल में होश आता है। जंगल से बाहर निकलकर जेन एक क्लब के वॉशरूम में आती है। वहाँ वो सिचुएशन
हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो जैसा कि हमने शी हल्क के पहले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि कोर्ट रूम में ही जेनी शी हल्क में बदल गई थी और उस छपरी इन्फ्लुएंसर टैटियाना को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। अब जेनी पहली बार सबके सामने पब्लिकली शी हल्क में बदली थी तो ये लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गया था कि जब कोर्ट में टैटियाना ने हमला किया तब एक सीधी सादी दिखने वाली जेनिफर नाम की अटर्नी हरी भरी रंग में बदल कर बड़ी हो गई, बिल्कुल हल्क की तरह, और उसने कोर्ट के ज्यूरी मेंबर्स की जान बचाई, जिसके लिए उसी ज्यूरी का एक मेंबर शी हल्क को थैंक्स बोलता है और यहीं पर लोग उसे शी हल्क का नाम देते हैं। जेनिफर जिस भी क्लब और बियर बार में जाती थी वहाँ पर सिर्फ शी हल्क का नाम गूंजने लगता है। जेनी के लिए काफी एनोइंग था कि लोग उसे शी हल्क के नाम से बुला रहे थे, पर निकी उसे समझा देती है कि ज्यादा सोचो मत, बस मोमेंट को एंजॉय करो। तो जेनी शी हल्क में बदलकर बाहर में आती है जहाँ पर उसका वेलकम सभी लोग बड़े जोर शोर के साथ करते हैं। शी हल्क और निकी दोनों मदिरा का सेवन करने लगी थी और शी हल्क को अपना सुपर हीरो वाला नाम पसंद नहीं आया था क्योंकि उसका ये नाम हल्क की परछाई की तरह लग रहा था। तभी वहाँ पर डेनिस आता है। डेनिस जेनी से जलता था तो वो उसे ताना मारता है कि उसके इस सुपर हीरो वाले अवतार की वजह से वो केस जीती है। जब डेनिस को जैन अपनी शी हल्क बनने की कहानी नहीं बताती तो डेनिस को इसमें नेपोटिज्म की गंध आती है क्योंकि वो जानता है कि जैन का भाई हल्क है। डेनिस की जलन को निकी नोटिस करती है और उसे डांटकर दूर भगा देती है। निकी को शी हल्क की वजह से फ्री ड्रिंक मिली। ये देखकर शी हल्क और भड़क जाती है क्योंकि जेनी ने सालों मेहनत करके अपनी लॉ डिग्री को इसलिए हासिल नहीं किया था कि वो एक सुपर हीरो बनकर अपनी लाइफ की बैंड बजाए। उसके हिसाब से सुपर हीरो बनना बस बिलियनरी, जीनियस और अनाथ बच्चों का काम है। एक तरह से जेनी आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका की ले रही थी कि बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस, छुट्टी और सैलरी की वो एवेंजर्स का हिस्सा बनके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि शी हल्क उनका मजाक उड़ा रही है, पर ये हमारे लिए मेटाफोर है कि बिना किसी फायदे के एवेंजर्स पूरी अर्थ की रक्षा करते हैं। पर निकी को शी हल्क काफी हॉट लगती है जो कि सच भी है। तभी वहाँ उनसे मिलने डीए ऑफिसर हेड आते हैं जो सबसे पहले शी हल्क को जेनिफर में बदलने को बोलते हैं। जेनिफर में ट्रांसफॉर्म होते ही जेनी को जबरदस्त वाला हैंगओवर होने लगता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क बने रहने पर शराब का नशा उन पर नहीं होता, पर उसका असर उनकी ह्यूमन बॉडी पर होता है। अपने हैंगओवर को संभालते हुए जेनी अपने बॉस की बातें सुन रही थी। उसके बॉस उसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि शी हल्क ने उनकी जान भी बचाई थी और केस भी जीत गई थी। पर जीएल के एंड एज ने उनके केस को नाजायज केस घोषित कर दिया था, ये बोलकर कि शी हल्क ने जूरी की जान बचाई, इसलिए जूरी का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। देख रहे हो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। एक तो जेनी ने उनकी जान बचाई, फिर भी उन्होंने घटिया रीजन देकर हरा दिया और जैन के साथ अब ऐसा हमेशा ही होता रहेगा, इसलिए उसके बॉस भी उसे जॉब से निकाल देते हैं। इसे बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। बेचारी जैन जॉब जाने के बाद कई सारे लॉ फर्म में अप्लाई करती है। डिग्री और टैलेंट होने के बाद भी उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी तक नहीं देता क्योंकि वो अपनी कंपनी में ऐसी वकील नहीं चाहते थे जिससे लोग हमेशा घूरते रहे। बीच में हल्क भैया भी अपनी छोटी बहन को कॉल करके उसके हाल चाल के बारे में पूछते हैं, पर जैन तो अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने में सुपर बिजी थी। जैन का भी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था और वो तो कोई स्टार्टअप शुरू करने के प्लान में थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी हमेशा की तरह उसके साथ थी और उसे हौसला दे रही थी कि बहुत सारी कंपनी से जो उसे जॉब पर रख लेंगी। तभी जैन को फैमिली डिनर पर आने के लिए इनविटेशन मिलता है। फैमिली डिनर यानी कि घर के सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। हमारे इंडिया में तो ये नॉर्मल बात है क्योंकि हम रात का खाना अपने परिवार के साथ करते हैं, पर ऐसा बाहर नहीं होता। जैन के पास जॉब नहीं थी तो उसे डर था कि उसके अंकल आंटी उस पर ताना जरूर मारेंगे, इसलिए वो निकी को भी अपने साथ चलने को बोलती है। पर निकी की आज डेट थी इसलिए वो जैन के साथ डिनर पर नहीं जाती। रात में घर आने पर जैन के पेरेंट्स उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। हम पहली नजर में ही गेस कर लेते हैं कि जैन और उसके फादर मॉरिस का रिलेशन बहुत अच्छा है। पहले तो जैन के पेरेंट्स ने सभी को वार्निंग दे दी थी कि जैन की जॉब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहीं हम ब्रूस और जैन की तीसरे जीनियस कजन चैट से मिलते हैं जो जैन को देखते ही उससे पूछता है कि उसकी नौकरी क्यों चली गई। दरअसल चैट थोड़ा स्लो है, इसलिए मॉरिस के मना करने के बाद भी चैट ने जैन से वही सवाल किया जो उससे पूछने को मना किया गया था। वैसे चैट का प्रमोशन हुआ है, वो अब बेस्ट बिजी स्टोर का मैनेजर बन चुका है। भला हो उस स्टोर का जिसका मैनेजर ये नमूना है। फिर सब एक एक करके सुपर हीरो की बात करने लगते हैं।
जैन की मॉम ने तो उसका फोन नंबर बच्चों को बांटना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सबको बता रही थी कि उनकी बेटी एक सुपर हीरो है। वहीं पर सब हॉकी के तीरों के बारे में पूछ रहे थे कि तीर चलाने के बाद क्या हॉकी वापस से उन तीरों को इकट्ठा करता है। उनके अजीब अजीब सवालों से जैन बिल्कुल पक चुकी थी, इसलिए मॉरिस जैन को किचन में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो जैन को समझाने लगते हैं, क्योंकि जैन बहुत ही ज्यादा निराश थी। उसके हल्क बनने की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो लोगों की नजर में गलत साबित हो रही है। मॉरिस उसे प्यार से समझाते हैं कि आखिर हल्क बनने वाली बात एक दिन सबके सामने आनी ही थी और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए कि उसने लोगों की जान बचाई है, न कि अपने बड़े भाई की तरह पूरा शहर तबाह कर दिया। हल्क ने भले ही कितनी भी तबाही मचाई हो, पर लोगों की नजर में वो हमेशा हीरो ही रहा। डैड से बात करके जैनी के सीने से बोझ उतर जाता है, पर उस पर अब नई जिम्मेदारी भी आ गई थी, क्योंकि वो अब शी हल्क है। जैनी बार में बैठकर शराब पीते हुए अपने करियर लॉस जिंदगी पर अफसोस जता रही थी। उसकी कंडीशन इतनी खस्ता थी कि उसके पास अब शराब पीने के भी पैसे खत्म हो गए थे। तभी वहाँ पर उससे मिलने GLK&H कंपनी का मैनेजर हॉलवे आता है और वो जैन के लिए ड्रिंक खरीदते हुए उसे एक जॉब ऑफर देता है। पहले तो जैन को लगता है कि हॉलवे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही उसकी पिछली जॉब छूटी थी, पर मिस्टर हॉलवे एक सख्त इंसान है जो कभी भी नहीं हंसता, तो वो मजाक क्यों ही करेंगे। वो जैन को अपनी कंपनी में खुल रहे नए डिवीजन का हेड बनाना चाहते थे और उन्हें इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जैन अपना असिस्टेंट किसे रख रही है। जैन फौरन इस जॉब के लिए हाँ करती है और उसे मंडे को काम पर बुलाया जाता है। मंडे की सुबह जैन फुल कॉन्फिडेंस में GLK&H कंपनी में जाकर हॉलवे से मिलती है, तो उसे पता चलता है कि सुपर ह्यूमन आजकल बहुत क्राइम करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है, जिसका हेड वो शी हल्क को बनाना चाहते हैं। जैन समझ जाती है कि GLK&H वाले उसे और शी हल्क दोनों को जॉब पर रखना चाहते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, ब्रूस यहाँ पर अपनी आधी जिंदगी हल्क और ब्रूस को एक करने में लगा रहा, पर जिंदगी ने जैन की यह मुश्किल आसान कर दी। जैन का तेज दिमाग और शी हल्क की ताकत मिलने के बाद जैन का करियर तो लाइट स्पीड की रफ्तार से भागेगा, पर जैन को ऑफिस एयर कोच शी हल्क बनकर आना पड़ेगा, जिससे सबकी नजर उस पर आ गई थी। अपने बड़बोलेपन में जैन हॉलवे को बता देती है कि वो नास्तिक है। वहीं हम उसके बड़े से शानदार ऑफिस में निकी को देखते हैं, मतलब जैन ने अपने साथ निकी की भी लाइफ को ट्रैक पर ला दिया था। वाह दोस्तों, तो जैन जैसी। निकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनी वालों ने जैन की जगह शी हल्क को अटॉर्नी रखा है, क्योंकि जैन उसे शी हल्क में ज्यादा अच्छी लगती थी। तभी वहाँ से मिलने कंपनी का एक एम्प्लॉय बग आता है, जो शी हल्क के लिए वेलकम गिफ्ट लाया था, जिसमें उसने बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट पर सबसे अच्छे टॉयलेट को मार्क किया था। ये बग अपने नाम की तरह ही अजीब था। इन सब नमूनों से मिलने के बाद जैन को मिस्टर हॉलवे से पता चलता है कि एमिल ब्लॉन्स्की को रिहा करवाना ही उनका पहला केस है। मैं आपको बता दूं कि एमिल का दूसरा नाम एबोमिनेशन है, और आपको तो पता ही है कि थानोस अंकल के पहले हल्क को टक्कर देने वाला सिर्फ एबोमिनेशन था, इसलिए एबोमिनेशन का केस सुनकर जैन के चेहरे का रंग उड़ गया था। पर हॉलवे के अनुसार जैन को ये केस लड़ना ही होगा, नहीं तो उसकी ये नौकरी भी चली जाएगी। एबोमिनेशन भी यही चाहता है कि उसका केस शी हल्क लड़े। तो हॉलवे की बात मानकर जैन को पिछले गिले शिकवे मिटाने पड़ते हैं और वो एमिल से मिलने के लिए जेल में जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और गेस स्पॉट एबोमिनेशन को जिस जेल में बंद रखा गया था वो DODC वालों का है। देख रहे हो, DODC वाले हर जगह हैं। कार शी हल्क को रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वो अंदर सिर्फ ह्यूमन की फॉर्म में ही जा सकती है। जैन के बदलने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से मजाक करते हुए एमिल से मिलने जाती है, जो अभी मस्त अपने ह्यूमन फॉर्म में एक एडवांस चैम्बर के अंदर बंद था। मिलते ही सबसे पहले एमिल जैन को नमस्ते बोलता है, क्योंकि वो जैन को बताना चाहता है कि योग के जरिए उसने भी अपने अंदर के एबोमिनेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वो अब खुद भी एक एबोमिनेशन में नहीं बदलना चाहता। बात करें एमिल के बैकग्राउंड की, तो वो रशिया में पैदा हुआ, ब्रिटेन में पला और फिर रॉयल मरीन का कमांडर भी बना, जो US गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। यहीं पर एमिल अपना नजरिया जैन को बताता है कि वो तो मस्त आर्मी का कैप्टन था, पर जब हल्क तबाही मचा रहा था तब अमेरिकी सरकार ने ही उसे एबोमिनेशन बनने का सीरम लगाया, जिसके बाद वो हल्क को रोकने गया। उसे लग रहा था कि वो अमेरिका का हीरो बनेगा, पर आज वो जेल में है। जैन भी उसकी बातों से खुद को कनेक्ट कर रही थी, पर उस सीरम की वजह से एमिल ने तबाही मचाई थी। पर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। ये कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, वो एबोमिनेशन बनने के पहले से ही बहुत बड़ा वाला पागल था। वहीं पर एमिल अपने 7 दोस्तों का भी जिक्र करता है, जिनसे वो यहीं जेल में प्रिजन पेन पाल प्रोग्राम के तहत मिला था, और अब वो आजाद होकर उन्हीं
बाद दोस्तों के साथ शांतिपूर्वक जीना चाहता है। अब मार्वल वाले सिनिस्टर सिक्स के मेंबर्स को बढ़ाकर तबाही मचाने वाले हैं और ये एमिल जैन को मामू बना रहा है, नहीं तो सच में सुधर चुका है। इसका जवाब तो बस ये मार्वल वाले ही दे सकते हैं। जैन को उसने अपना केस लड़ने के लिए लगभग कन्विंस कर ही लिया था, पर अभी भी जैन को सोचने के लिए समय चाहिए था। घर पर जाकर जैन अपने बड़े भैया हल्क को कॉल लगाकर सब कुछ बताती है कि उसकी नई जॉब लगी है और वो चाहते हैं कि एबोमिनेशन यानी कि एमिल का केस वो लड़े। हल्क उससे कुछ बोलना चाहता था, पर जैन डरी हुई थी कि हल्क उसे एबोमिनेशन का केस लड़ने से मना न कर दे, इसलिए वो बिना रुके हल्क को बता रही थी कि एमिल अब सुधर गया है, वो बदल गया है। हल्क उसे शांत करवाकर समझाता है कि उसे भी लगता है कि वो सुधर गया है, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने हल्क से माफी मांगी थी और हल्क ने तो बहुत पहले ही एबोमिनेशन को माफ कर दिया था। हल्क को जब पता चलता है कि जैन को लोग शी हल्क बुलाते हैं तो वो खूब ठहाके लगाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि जैन खुद को जज के सामने खुद को शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ बोलकर प्रेजेंट करेगी। जैन भी ये सोचकर हंसती है। वहीं पर हम हल्क को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में बैठा आउटर स्पेस में कहीं जा रहा था। मतलब मार्वल वालों ने वॉल हल्क की नींव बिछानी शुरू कर दी। जैन हॉलवे को कॉल करके कंफर्म कर देती है कि वो एबोमिनेशन का केस लड़ेगी, पर लास्ट में वो न्यूज पर देखती है कि एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें एबोमिनेशन एक रिंग में लड़ रहा था। ये सीन शांग-ची मूवी का है जिसमें वोंग एबोमिनेशन को डीओडीसी के जेल से भगाकर ले गया था। अब इस स्यापे को जैन कैसे संभालेगी ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। लास्ट के एंड क्रेडिट सीन में हम शी हल्क को फैमिली डिनर वाली रात में कार को हवा में उठाए देखते हैं, क्योंकि उसके जीनियस भाई चैट ने कार का टायर पंचर कर दिया था और उसे टायर को बदलना भी नहीं आता है। वहीं हम शी हल्क को देखते हैं जिससे मॉरिस घर में पानी का कैन भरवा रहे थे। मतलब घर के अकेले बच्चे हो तो लोग तुमसे पानी भी भरवाएंगे, अब चाहे तुम्हारे पास हल्क जैसी पावर ही क्यों ना हो। मार्वल का हमें सरप्राइज करना लोग अब भूल चुके हैं, पर मुझे यकीन है कि शी हल्क में डेयरडेविल के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें बहुत सरप्राइज करेंगी। सो बिग सरप्राइज के लिए वेट करो दोस्तों, बिकॉज मार्वल नेवर डिसअपॉइंटेड अस। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके थर्ड एपिसोड में। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के थर्ड एपिसोड की। सो गाइस देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। लास्ट एबोमिनेशन की एक रिलीज फुटेज जिसमें वो एक रिंग में फाइट कर रहा है, इसे देखने के बाद जैन एमिल से मिलने जेल आती है। अपनी जैन को अब डीओडीसी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहचान चुके हैं और वो अभी जेल में एमिल से ये पूछने आई है कि उसने जेल से भागने वाली बात उसे क्यों नहीं बताई। और तो और उसने ये भी नहीं बताया कि एबोमिनेशन की रूप में लड़ते हुए उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। एमिल बताता है कि वो यहाँ से खुद नहीं भागा था, उसे यहाँ से जादूगर सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम वॉक ने जबरन यहाँ से भगाया था। पर एमिल खुद की मर्जी से वापस जेल में अपनी सजा काटने आया था, क्योंकि वो सुधर चुका है। जेन ये बात अपनी असिस्टेंट कम दोस्त निकी को बताती है और निकी ने वॉन्ग के फेसबुक अकाउंट को ढूंढकर उसे मैसेज कर दिया है। यही जेन फोर्थ वॉल तोड़कर हमें बता रही थी कि ये ऐसा शो नहीं है जिसके हर एपिसोड में आपको कैमियो देखने को मिले, पर तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसके शो में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमने हरे भाई हल्क को देखा और दूसरे में एबोमिनेशन और तीसरे में वॉन्ग को देखने वाले हैं। अब मीडिया और न्यूज चैनल पर सिर्फ जैन उर्फ शी हल्क छाई हुई थी, क्योंकि वो ऑफिशियली एबोमिनेशन की वकील बन चुकी है। इस वजह से लोग भी शी हल्क पर भड़के हुए हैं और इंटरनेट पर लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, जिसमें शी हल्क वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। वही हमें गिडियन विल्सन भी दिखता है जिसने सालों पहले एबोमिनेशन को उसकी तबाही मचाने के बाद जेल में डाला था और उनके हिसाब से एबोमिनेशन को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये सारी खबर निकी और शी हल्क को भी है कि उनके बारे में मीडिया और इंटरनेट पर क्या खिचड़ी पक रही है, और उनकी बातों से शी हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके देश का कानून हर किसी को एक दूसरा मौका देता है और ये दूसरा मौका अब एमिल को मिल रहा था। तभी हॉलवे कॉल करके शी हल्क को अपने कैबिन में बुलाते हैं। रास्ते में निकी शी हल्क को एक इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही थी,
थी ताकि मीडिया में और अफवाहें ना फैले, और शी हल्क को लगता है कि ये अफवाहें इस केस के खत्म होने के बाद खुद खत्म हो जाएंगी। पर निकी जानती है कि शी हल्क लोगों के दिलों में बस गई है, इसलिए लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। हॉलवे के कैबिन में शी हल्क की मुलाकात डेनिस द गधे से होती है और ये गधा सुपर लॉ डिवीजन में वकील को ढूंढने आया है। डेनिस जेन को देखते ही उसे उसका केस देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक और खूबसूरत वकील मैलोरी बुक आती है। डेनिस उसे भी अपने केस के लिए वकील नहीं चुनता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सेटिंग मैलोरी के साथ हो सकती है, पर जब उसकी केस के बारे में मैलोरी को पता चलेगा तो उसका पोपट हो जाएगा, इसलिए वो अपना केस पक को दे देता है। अब बात करें कि आखिर ये गधा केस किस पर करने आया था और इसके साथ क्या हुआ है। वेल, तो डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड पर केस करना चाहता है क्योंकि इसने उसे $1,75,000 का गिफ्ट दिया है और वो सुपर हीरो डिवीजन में इसलिए है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लूना न्यू एस्कार्ड के रूप में बदलने वाली एल्व्स है जो उससे मशहूर म्यूजिशियन मैगन द स्टेलर बनकर बेवकूफ बना रही थी। और डेनिस इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ये लग रहा था कि वो एक ऐसी म्यूजिशियन को डेट कर रहा है जिसने ग्रैमी अवार्ड को जीता है, वो भी मल्टीपल टाइम। ये सुनकर तो शी हल्क बहुत हंसती है और डेनिस का मजाक बनाती है, इसलिए डेनिस अपना केस पक को दे देता है। तभी वहाँ पर अचानक से वोंग अपनी जादुई चक्री वाली गेट को खोल कर आ जाता है, तो शी हल्क वोंग से उसके बयान को सुनती है। अब वोंग के अकॉर्डिंग एमिल सच बोल रहा है क्योंकि वोंग ने ही उसे जबरदस्ती जेल से भगाया था क्योंकि सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए उसे एक तगड़े बंदे की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो वोंग शी हल्क से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एमिल को इस बात की सजा ना मिले, पर जब जैन वोंग को उस वायरल वीडियो के बारे में बताती है तो वोंग डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शी हल्क उसे ये वीडियो सबके दिमाग से डिलीट करने के लिए बोल रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम के सियापे के बाद तो वोंग काफी सतर्क हो गया है। आप चाहे तो हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम वाली वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी। जाने से पहले शी हल्क वोंग को गवाही के लिए आने को बोलती है क्योंकि बिना उसकी गवाही के पैरल बोर्ड वाले एमिल को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर पक भी डेनिस से पूछताछ कर रहा था कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कितने पैसे और क्या क्या दिया है, तो बेचारा डेनिस उससे बताता है कि उसने $1,75,000 के गिफ्ट उसे दिए हैं। जिसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है और जब पक उसके केस पर काम कर रहा था तभी वहाँ पर दोबारा डेनिस आता है और बड़े ही अजीब तरीके से पक को समझाने लगता है कि वो अपना केस वापस लेना चाहता है क्योंकि उसे ये सब दिखावा लग रहा है। पर तभी पक को डेनिस का कॉल आता है जो उसे बता रहा था कि नो पार्किंग वाले उसकी गाड़ी उठाकर ले गए हैं। पक समझ जाता है कि उसके सामने एस्कार्ड की एल्फ लूना बैठी हुई है, तो वो सिक्योरिटी वहाँ बुलाता उससे पहले वो एल्फ लूना वहाँ से भाग जाती है। उधर DODC जेल के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स ने अपना डेरा डाल दिया था क्योंकि जेल के अंदर ही एमिल का ट्रायल होने वाला था। अब वो शी हल्क का इंतजार कर रहे थे पर उनके सामने से ही जैन छुपते छुपाते निकल जाती है। अब मीडिया में रूमर्स ये हैं कि शी हल्क को एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। जेल के अंदर एमिल को पैरल जज के सामने पेश किया जाता है। वहीं पर एमिल जेन को अपनी पेन बॉल वाले दोस्तों से उसे मिलवाता है और वो सारी लड़कियां थी जिनसे एमिल ने शादी कर ली थी। वैसे ट्रायल शुरू होने वाला है पर अभी तक वोंग जो मेन गवाह है वही नहीं आया है। जज भी जानते हैं कि एमिल जेल से कई बार भाग चुका है, तो वो सीधा जेन से उस गवाह को पेश करने को बोलते हैं जिसने एमिल को यहाँ से भगाया था। पर उन्हें थोड़ा और टाइम मिले इसलिए जेन जज के सामने एमिल को अपना कन्फेशन सुनाने को बोलती है। जिसके बाद तो एमिल उन्हें बताने लगता है कि वो अपने तन मन और कर्म सब चीजों से बदल गया है और उसने जेल में हर पल अपने पश्चाताप में गुजारे हैं। बाहर निकलने के बाद उसके पास एक प्लॉट है जहाँ पर वो मेडिटेशन सेंटर खोलेगा और उसके इस बिजनेस में मदद करेंगी उसकी पेनपाल के दोस्त जिनसे उसने शादी कर ली है। अब जेन जेल के काउंसलर को बुलाती है जिसके अकॉर्डिंग एमिल ने जेल में और भी कैदियों की मदद की, जिस वजह से जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा। जेल के लाइब्रेरियन एमी के अनुसार एमिल की वजह से ही कैदी उसकी लाइब्रेरी में आने लगे और जेल के गार्ड कोरल के लिए तो एमिल उसका मसीहा ही था क्योंकि एमिल ने ही उसे उसकी बीवी के आतंक से आजादी दिलाई थी। तो ये सब जेन टाइम पास के लिए कर रही थी पर एट द एंड जज उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो उन्हें बताए कि जेल में बंद एमिल बाहर कैसे निकला और एबोमिनेशन बनकर इस वीडियो में कैसे आया। अब जेन का पोपट होने ही वाला था कि वोंग अपनी चक्री वाले जादुई गेट से लेट एंट्री मारता है और जज को खुमेटी के बारे में बताने लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि खुमेटी में 2 फाइटर्स 1 वर्सेस 1 लड़ते हैं। अब सीन कट होकर हमें डेनिस के केस के बारे में बताया जाता है जहाँ पर पब चेयर पर बैठे बैठे जज को समझा रहा है कि उसके क्लाइंट को
को मिस लूना यानी उस एल्फ ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। पर लूना के वकील के अनुसार लूना एस्गार्ड की एल्फ डिप्लोमेट की बेटी है, इसलिए उसके पास इम्यूनिटी है। पर जज उन्हें समझा देते हैं कि वो अभी न्यू एस्गार्ड में नहीं है। तो उनकी दूसरी दलील ये थी कि डेनिस के ही कहने पर मैगन द स्टैलियन बनकर डेनिस के साथ रोल प्ले करती थी। जज भी लूना के वकील की साइड ही था, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि डेनिस इतना बड़ा गधा हो सकता है कि उसे ये तक नहीं पता चला कि वो नकली मैगन द स्टैलियन को डेट कर रहा है। पर जज पक को अगले ट्रायल में डेनिस को महाबेवकूफ प्रूफ करने का मौका देते हैं। जज के जाने के बाद लूना जज के भेस में इस केस को डिसमिस करने का फैसला सुनाती है, पर पक उसे गार्ड से पकड़वा देता है। इधर डीओडीसी में वोंग पैरेलल जज को सारी बातें बता रहा था कि वही एमिल को जेल से जबरदस्ती भगाकर ले गया था। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने एमिल को कामरताज चलने का भी ऑफर दिया था, पर एमिल अपनी मर्जी से वापस जेल आया ताकि वो अपनी सजा को पूरा कर सके। वोंग की गवाही के बाद जैन भी जजेस को समझा रही थी कि एमिल पूरे तरीके से बदल गया है। इस बात को जज भी मान गए थे कि एमिल सुधर गया है, पर उन्हें डर था कि जब एमिल एबोमिनेशन में बदलेगा तो वो फिर से लोगों को चोट पहुंचाएगा। इस सवाल का जैन कोई जवाब दे उससे पहले एमिल अपने स्लाइडर्स निकाल कर सबके सामने एबोमिनेशन बनता है। ये देखकर तो जज की फट जाती है। जैन भी कंफ्यूज थी कि बना बनाया काम ये एमिल कहीं बिगाड़ न दे। वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे, पर एबोमिनेशन सबको यकीन दिलाता है कि उसका कंट्रोल एबोमिनेशन पर भी है। तो जैन सिचुएशन को कंट्रोल करके एबोमिनेशन को वापस एमिल में बदल देती है और जज को समझा देती है कि अगर भागना होता तो एमिल कब का भाग चुका होता, पर उसने जेल में रहकर खुद पर कंट्रोल किया और वो जब उसने कंट्रोल करना सीख लिया है तो वो अब दोबारा समाज का हिस्सा बनना चाहता है। जज केस का फैसला सुनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो वोंग को एक कैदी भगाने के जुर्म में उससे बात करने वाले थे, पर वोंग समझ जाता है कि वो फंसने वाला है और वो वहाँ से निकल लेता है। बाहर निकलने पर न्यूज वाले अभी भी जैन के पीछे अपने अजीब से सवालों के साथ पड़े हुए थे। रात में ड्रिंक करते हुए दिन की सारी घटना और न्यूज वालों के अजीब सवाल वो निकी को बता रही थी, पर निकी के अनुसार सिर्फ एक इंटरव्यू सबका मुंह बंद कर देगी। पर जैन अभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर पक आता है और अपना दुख उन दोनों को सुनाता है कि डेनिस जैसा गधा और पकाऊ इंसान उसने आज तक नहीं देखा। अब दोनों डेनिस की बेवकूफी के कारनामे पक को बताने लगती हैं। तो उनकी बातों को सुनकर पक समझ जाता है कि जैन ही ये प्रूव कर सकती है कि डेनिस सच में एक महा बेवकूफ इंसान है। तो अगले दिन कोर्ट में जैन जज के सामने डेनिस के मुंह पर उसे बता रही थी कि वो कितना बड़ा गधा और लूजर है। जैन की बातों को सुनकर लूना और जज भी डेनिस के मजे लेते हैं, पर जैन की गवाही से डेनिस को उसके $1,75,000 वापस मिल जाते हैं और लूना को जज के रूप में आने के लिए 60 दिन की सजा होती है। वहीं पर हम रियल मैगन द स्टैलियन को भी देखते हैं, जो इस केस का मजा ले रही थी। बाहर निकलते वक्त जैन को एक आइडिया आता है कि वो जज से बात करके उन्हें समझाएगी कि एमिल कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा और ऐसा हुआ तो उसे वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ जज एमिल को सबूतों के आधार पर छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही में एमिल को हमेशा इनहिबिटर पहनना होगा और ये सभी शर्तें एमिल को भी मंजूर थी। वहीं वो जैन को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया भी बोलता है। आगे हम जैन को न्यूज पर देखते हैं, जहाँ पर उससे रिपोर्टर फालतू सवाल पूछता है, जिससे ना तो शी हल्क की इमेज सुधरती है ना ही जैन की। फालतू के इंटरव्यू को खत्म करके जैन रात में अपने घर जा रही थी, पर तभी उस पर कुछ नुपड़ी लोग हमला कर देते हैं। उनके हथियारों को देखकर हम और जैन समझ जाते हैं कि उन्होंने ये सब हथियार न्यू एस्गार्ड से चुराए हैं। इस सिचुएशन में जैन भूल गई थी कि वो शी हल्क में बदल सकती है और ये बात याद आते ही वो शी हल्क में बदलकर उन सबको उठा कर पटकती है। उन्हीं में से एक बंदा उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, पर उस इंजेक्शन का निडर शी हल्क की स्किन से टकराकर मुड़ जाता है। शी हल्क से मार खाने के बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो बंदे शी हल्क को लूटने नहीं, उसे अपने बॉस के कहने पर किडनैप करने आए थे। अब उनका बॉस कौन है और वो शी हल्क से क्या चाहता है, ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन की, जिसमें हम जैन और मैगन द स्टैलियन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे मैगन द स्टैलियन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों शेक द बूटी और बम डिगी डिगी बम पर डांस करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि थंडरबोल्ट की संभावना अब कम है, पर 7th एपिसोड में डेयरडेविल आने वाला है। सो बी एक्साइटेड गाइस, बिकॉज मार्वल ऑलवेज सरप्राइजेस। तो ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है और गाइस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट
हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम शी हल्क के 4th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एबोमिनेशन को शी हल्क ने पैरोल पर आजादी दिलवा दी है और वो इतनी खुश है कि लास्ट में ट्रैकिंग भी करती है, पर एंड ऑफ द डे कुछ नमूने उसे किडनैप करने आ जाते हैं। अब आगे शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस शहर का नाइट व्यू दिखाया जाता है जो कि कमाल का था। इसके बाद हम ऑडिटोरियम में जॉनी ब्लेज नाम के मैजिशियन को देखते हैं जो हवा में रोड के सहारे लटका हुआ था और वो इस एक्ट को गुप्त प्राचीन कला बताता है, पर लोगों को उसका रॉड साफ साफ दिख रहा था। तो उससे कोई भी इतना खास इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि वो वही घिसी पिटी जादू दिखा रहा था जिसे लोग सालों से देखते आ रहे हैं। अब लोग बोर हो रहे थे, इसका अंदाजा डोनी और उसके बूढ़े असिस्टेंट को भी हो गया था। तो डोनी शो में से एक हॉट लड़की को स्टेज पर ऐसे वॉलंटियर बुलाता है। इस लड़की का नाम मेडिसिन है जो कि फुल नशे में थी। डैनी मेडिसिन को व्हाइट रोज देकर उसे रेड कलर में बदल देता है। डैनी के इस ट्रिक पर कोई भी ताली नहीं बजाता। मेडिसिन को तो उस रोज में से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी। तभी डैनी का बूढ़ा असिस्टेंट कुछ इशारे करता है। पहले तो वो डैनी उसकी बात मानने से मना कर देता है, पर ऑडियंस का रिएक्शन देखकर वो अपनी जेब से काम ताश का स्लिंग रिंग निकालता है जिसे वोंग और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस्तेमाल करते हैं। अब डैनी उस रिंग का इस्तेमाल करके पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। अब डैनी ऐसा कैसे कर रहा था हमें आगे पता चलेगा। उस पोर्टल को देखकर ऑडियंस के बीच खुशी की लहर दौड़ आई थी और अब सब लोग ताली बजा रहे थे। तभी मेडिसिन उस पोर्टल में चली जाती है और सारी पब्लिक खुश हो जाती है। आगे हम नेपाल के काठमांडू शहर में वोंग को देखते हैं जो कि मस्त अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए मदिरा का सेवन कर रहा था, पर तभी उसके सिर पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मेडिसिन एक हाथ में ह्यूमन हार्ट लिए आती है। वोंग तो मेडिसिन को देखकर एकदम हैरान था। अब मेडिसिन वोंग को गॉब्लिन का किंग मान रही थी। वोंग उसे उसके बारे में बताने को बोलता है तो वो बताने लगती है कि उसका जन्म फोर्ट रॉडरडेल में हुआ, पर उसके पिता फोनिक्स में रहते हैं। उसकी बातें सुनकर वोंग समझ गया था कि उसे किसी नुपड़ी जादूगर ने यहाँ पर गलती से भेज दिया है, पर मेडिसिन के अनुसार वो दूसरे डायमेंशन में चली गई थी जहाँ गंदे गॉब्लिन्स रहा करते थे। अब ये सुनकर तो वोंग की फट जाते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन इन मल्टीवर्स वाले कांड के बाद वोंग बहुत सतर्क और इन सब मामलों में सीरियस हो गया था। वहीं वोंग द सोप्रानोस नाम का सीरीज देख रहा था जिसका सस्पेंस मेडिसिन वोंग को बता देती है। अब मेडिसिन को उसके घर का एड्रेस याद नहीं था। वो वहीं वोंग के साथ सीरीज देखने लगती है। मेडिसिन ने वोंग को डोनी का नाम नहीं बताया था, पर सरप्राइजिंगली वोंग को पता था कि डोनी ने ही मेडिसिन को दूसरे डायमेंशन में भेजा है। आगे हम जेनिफर को देखते हैं जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बता रही थी कि पहले सीन में ही हमने वोंग को देख लिया। तभी वहाँ पर जेनिफर के पिता मॉरिस आते हैं क्योंकि पिछली रात जो हमला जेनिफर पर हुआ था वो उससे डर गए थे, इसलिए वो नए ताले, कैमरास, अलार्म सिस्टम, पेपर स्प्रे के साथ एक जमीन खोदने वाला फावड़ा भी लाए थे ताकि शी हल्क अगर लड़ाई करते हुए किसी की जान ले ले तो वो लाशों को जमीन में दफना सके। जेनिफर अपने डैड को समझा रही थी कि वो शी हल्क है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, पर डैड तो डैड होते हैं। वो जेनिफर पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसने उन गुंडों की कंप्लेंट पुलिस में नहीं की थी। अब जेनिफर एक वकील थी तो उसे अच्छे से पता था कि उसकी कंप्लेंट पर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो पुलिस के पास गए ही नहीं। मॉरिस भी समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो एक हल्क है। अब शी हल्क अपने लॉ फर्म में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जेनिफर वॉर्टन नाम से मॉचर वेबसाइट पर आईडी बना रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मॉचर एक डेटिंग साइट है, समझ रहे हो दोस्तों। अब जेनिफर मैम को प्यार की तलाश है। तभी वहाँ पर निकी आती है और दोनों शी हल्क का इंटरव्यू देखने लगते हैं। बातचीत आगे बढ़ते ही वोंग अपनी जादुई चक्री से निकलकर उनके सामने आता है क्योंकि उसे शी हल्क से कानूनी मशवरा चाहिए था। अब वोंग अजीब अजीब इशारे करके शी हल्क को समझा रहा था कि डोनी नाम का झूठा जादूगर लोगों को झूठा जादू दिखा रहा था, पर उसकी दुकान नहीं चली तो वो उन्हें तिलस्मी जादू दिखाने लगा। वोंग हमें बताता है कि डोनी उनके आश्रम में मायावी कला का विद्यार्थी था, पर उसे सिर्फ एक सप्ताह में ही वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल करके अपने भाई काइटॉक को कामरताज में बुला लिया था, इसलिए उन्हें उसे लात मारकर वहाँ से निकालना पड़ा। पर बाहर आने के बाद डोनी उनके सिखाए जादू को आम लोगों के सामने दिखा रहा है और तो और वो मासूम लोगों को दूसरे डायमेंशन में भेज रहा है जहाँ उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। शी हल्क भी समझ गई थी कि डोनी का जादू में कंट्रोल नहीं है और डोनी को
को नहीं रोका गया तो फ्यूचर में बहुत बड़ा संकट उनके गले पड़ जाएगा। वेल तो वो वोंग से पूछने लगती है उन्होंने डोनी से कोई भी पेपर साइन नहीं करवाए हैं जिससे वो उसके जादू का इस्तेमाल कहीं और ना करे, पर वोंग के अनुसार वो किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं क्योंकि सारे विद्यार्थी मायावी कलाओं को जरूरत के टाइम पर ही इस्तेमाल करने की कसम खाते हैं। पर शी हल्क को ये कसम रिटर्न में चाहिए था जो कि वोंग के पास नहीं था। वोंग अपने संस्था के बारे में उसे और बताता है कि वो एक दिव्य शक्ति के नुमाइंदे हैं जो टाइम स्पेस के नियमों पर चलते हैं। वोंग की बातें शी हल्क को समझ नहीं आती क्योंकि अमेरिका का लॉ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताबों के अनुसार चलता है, पर वोंग को लगता है कि शी हल्क उससे बुक ऑफ वेसेंटी के बारे में पूछ रही है। वेल तो शी हल्क वोंग का जादुई विजिटिंग कार्ड ले लेती है क्योंकि अब वोंग उसका क्लाइंट है, जिसके बाद वोंग स्वैग के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो शी हल्क भी इम्प्रेस हो गई थी। रात में जैन निकी के साथ बैठकर वोंग का लीगल नोटिस तैयार करने के साथ एमिल यानी एवोमिनेशन का पैरोल फाइल भी कंप्लीट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक एनोइंग बंदा आकर उन दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर दोनों उसे ये बोलकर भगा देती हैं कि वो अभी काम में बिजी है। अब निकी जैन को उसका प्रोफाइल उसे दिखाने को बोलती है। पहले तो निकी जैन की प्रोफाइल पिक देखकर भड़क जाती है क्योंकि जैन ने ऑफिस की ड्रेस में फोटो लगाई थी। अब निकी सभी लड़कों को राइट स्वैप कर रही थी क्योंकि 500 लड़कों को चुनने के बाद उसके 1/3 लोगों से मैच मिलेगा। इन दोनों को इंडिया में ये डेटिंग ऐप आजमाना चाहिए, दिन के 500 मैच आएंगे। निकी जैन को शी हल्क के नाम से एक न्यू आईडी बनाने के लिए बोलती है, पर जैन शी हल्क के नाम से डेटिंग नहीं करना चाहती थी। तभी जैन को एक मैच मिल जाता है, मतलब अब जैन डेट पर जाएगी। अगले दिन शी हल्क और वोंग डोनी के ऑफिस में आए थे। वो उसे एक लीगल नोटिस देते हैं कि वो अब पब्लिक के बीच कामताज का जादू नहीं करेगा, पर उनकी बातें न डोनी सुनता है और न ही उसका बूढ़ा असिस्टेंट, क्योंकि उन्हें लगता था कि जादू एक आर्ट है और आर्ट का कोई कॉपीराइट नहीं होता। पर शी हल्क उन्हें बताती है कि अमेरिका में आर्ट का भी कॉपीराइट होता है। ये सुनकर डोनी वोंग को छोटे बच्चों वाला मैजिक दिखाकर उसे उकसाता है कि वो उससे अच्छा जादूगर है। अब वोंग सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम है जो सोते हुए भी उस नमूने से अच्छा जादू कर लेगा, पर वोंग डोनी की इस बात को दिल पर ले लेता है और उन्हें असली जादू का कुछ नमूना दिखाने ही वाला था कि शी हल्क वोंग को जादू करने से रोक लेती है और डोनी को सीज एंड डिसीज का नोटिस थमाकर उन्हें कोर्ट में आने को बोलती है। जाने से पहले शी हल्क को डेटिंग ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है तो डोनी इस बात का जवाब भी एक सड़े हुए जादू को दिखाकर देता है। वहीं जाने से पहले वोंग उन दोनों नमूनों को एक ट्रिक दिखाता है जिसे देखकर डोनी और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान थे। रात में जैन एक और नमूने से मिलती है जो उससे डेटिंग ऐप पर मिला था, जो जैन के सामने डीलिंग बाजी करके खुद को कूल दिखा रहा था क्योंकि वो 14 दिन से न्यूयॉर्क में रह रहा था और वो लॉस एंजलिस के लोगों को झूठ भी बोलता है। जब जैन उस नमूने को अपनी क्वालिफिकेशन बताने के साथ उसे भी बताती है कि उसके पास सुपर पावर है, तो वो बंदा उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो बस फ्री की बियर पीने आया था। मतलब उन दोनों का बिल भी जैन ने भरा। अब अगले दिन कोर्ट में शी हल्क जज को समझा रही थी कि डोनी का जादू करना लोगों के लिए खतरनाक है, पर जज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था तो वो शी हल्क को सबूत पेश करने के लिए बोलती है। तो वो कोर्ट में वोंग की मदद से मेडिसन को बुलाते हैं जो वोंग को वोंगर बुला रही थी। लगता है वोंग और मेडिसन की सेटिंग हो गई है। मेडिसन सबको बताने लगती है कि डोनी ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था जहाँ उसे डर और मजा दोनों आया। तो डोनी का वकील जज को ये दलील देता है कि जादू में डर और मजा दोनों आता है और तो और मैजिक का कोई कॉपीराइट नहीं होता। पर शी हल्क भी जज को समझाती है कि ये कोई जादू वाले ट्रिक नहीं है, असली जादू लोगों को खतरे में डालती है। डोनी को अब लगने लगता है कि शी हल्क उसके जादू को नकली बता रही है, तो वो वहीं कोर्ट में जज को जादू दिखाने लगता है। साथ ही में उसका असिस्टेंट और उसका वकील भी इस नौटंकी में हिस्सा लेते हैं। जज भी इस बात से एग्री करती है तो वोंग खड़ा होकर जज को समझाने लगता है कि ये नमूने जिस जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देवता भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दूसरे डायमेंशन से आया एक जीव भी इस ब्रह्मांड से जीवन के नामो निशान तक को मिटा सकता है। वोंग की लंबी और दमदार स्पीच सुनने के बाद जज उन्हें और सबूत पेश करने के लिए बोलती है, जिसके बाद ही वो कुछ फैसला करेंगी। तब तक वो डोनी को उसका मैजिक शो चालू रखने की अनुमति देती है, जिसके बाद वोंग मेडिसन के साथ उस सीरीज के बारे में बात करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं जिसे वो शुरुआत में देख रहे थे। रात में निकी जैन के पास कॉल करके वोंग की हियरिंग और उसके डेट के बारे में पूछती है, पर जैन को उस नमूने को छोड़कर कोई भी मैच नहीं आया था। तो निकी का कॉल कट करके जैन शी हल्क में बदल कर शी हल्क के नाम से नया अकाउंट बनाती है, जिसमें उसे ढेर सारे मैच एक ही बार में आते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो आज उन सब से मिलेगी
करेगी, क्योंकि उसे भरोसा है कि आज भी उससे सारे नमूने ही मिलेंगे। तो सबसे पहले वो एक बॉडी बिल्डर बंदे से मिलती है जो उससे सिर्फ वेट लिफ्टिंग और जिमिंग की ही बातें कर रहा था, तो शी हल्क उसे वहाँ से भगा देती है। बात करें दूसरे नमूने की तो वो डायरेक्टर था जो अपनी बकवास फिल्मों की कहानी से शी हल्क को बोर कर था, वो उसे भी वहाँ से भगा देती है। तीसरा नमूना तो शी हल्क का फैन निकल जाता है, तो सीन काफी ऑकवर्ड हो गया था। 4 टाइप में वो एक डॉक्टर से मिलती है जिसकी बॉडी भी कमाल की थी और मोर इम्पोर्टेंटली वो डॉक्टर शी हल्क को सुनना चाहता था, ना कि बाकियों की तरह खुद ही बकबक कर रहा था। शी हल्क का दिल इस डॉक्टर पर आ जाता है। उसी रात हम जोनी को उसके मैजिक शो में देखते हैं, जो कि ऑडियंस में से एक वॉलंटियर को चुनकर उसे एक पोर्टल में भेजने वाला था, पर वो वॉलंटियर उस पोर्टल में जाने से मना कर देती है, क्योंकि डोनी ने पहले की जादू उसकी दोस्त के साथ किया था, जिसमें उसने उसके दोस्त को दूसरे शहर में पोर्ट कर दिया था। तो डोनी फायर रोल को बंद करके इस बार कुछ नया आजमाता है और एक दूसरे डायमेंशन के कबूतरों को इस दुनिया में लाता है। वो कबूतर तुरंत उस वॉलंटियर के हाथ में आकर एक अंडा देता है। देखते ही देखते उस अंडे में से एक गॉब्लिन जन्म लेता है, जिसे देखकर वो वॉलंटियर और ऑडियंस डर जाती है। पर डोनी एक दूसरा पोर्टल खोल के उस कबूतर और गॉब्लिन को उनके डायमेंशन में भेजता है, पर टोनी उस पोर्टल को बंद नहीं कर पाता, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन्स थिएटर में आने लगते हैं। अब जैसे तैसे लोग वहां से भाग जाते हैं और टोनी जल्दी से वॉन्ग के पास मदद के लिए आता है। वॉन्ग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि इस ब्रह्मांड की शांति का जिम्मा उसके ही कंधों पर है। वॉन्ग टोनी को शी हल्क को कॉल करने को बोलता है। इधर शी हल्क डॉक्टर के साथ अपने घर आ गई थी और वॉन्ग के कॉल्स को कट करके वो डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो जाती है। किस करते टाइम डॉक्टर के शर्ट पर वाइन गिर जाती है, तो शी हल्क डॉक्टर की टी शर्ट को कोने में फेंक देती है। अब दोनों के बीच मोमेंट बनने ही वाला था कि वहाँ पर पोर्टल में से वॉन्ग आकर शी हल्क को अपने साथ ले जाता है। थिएटर में शी हल्क उन गॉब्लिन्स को मार रही थी, पर वो मर नहीं रहे थे। वॉन्ग से भी वो दूसरे डायमेंशन का पोर्टल नहीं बंद हो रहा था, तो वो हिमालय रीजन का पोर्टल खोल के सभी गॉब्लिन्स को हिमालय भेजने लगता है। शी हल्क भी इस काम में बराबर उसका साथ देती है। सारे गॉब्लिन्स को हिमालय पर भेजने के बाद शी हल्क डोनी को कोर्ट में उसकी गलती मानने को बोलती है, जिस पर डोनी तैयार हो जाता है। इस फाइट सीन के बाद शी हल्क सीधा डॉक्टर के ऊपर आकर गिरती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को अपनी गोद में उठाकर रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह जैन उस डॉक्टर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, पर डॉक्टर शी हल्क को जैन के रूप में देखकर शॉक था और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही था, पर जैन को यकीन था कि वो डॉक्टर उसकी लाइफ में जरूर आएगा। तभी उसका डोरबेल बजता है, तो उसे लगता है कि डॉक्टर उसे गुड बाय किस देने आया है, पर दरवाजे के सामने एक डिलीवरी बॉय उसे कोर्ट का समन देता है। अब इस समन को पहले एपिसोड वाली टाइटेनिया ने भेजा है। अब इस इन्फ्लुएंसर ने शी हल्क का नाम अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवा लिया है, तो जैन अब शी हल्क का नाम यूज नहीं कर सकती। एंड में जैन हमसे बोलती है कि इस इन्फ्लुएंसर की अक्ल वो अपने अगले एपिसोड में ठिकाने पर लाएगी। यहीं पर एंड क्रेडिट सीन में हम वॉन्ग और मेडिसन को साथ में सीरीज देखते हुए देखते हैं, जहां उनमें अब एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई है और दोनों कुछ स्पेशल ड्रिंक की बातें कर रहे हैं। जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो उम्मीद है कि आप सब शी हल्क के नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेकरार हैं। तो इस एपिसोड की कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे आपका प्यार हमारे चैनल को मिल सके। अब लाइक भी कर दो यारो, अच्छी चीजों को इग्नोर नहीं करते। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी एडवर्टीजमेंट से, जिसमें हम टाइटेनिया को देखते हैं, जिसने शी हल्क के नाम को ट्रेडमार्क करवा दिया है और बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शी हल्क के नाम से लॉन्च कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि टाइटेनिया ने जेनिफर पर ये केस कर दिया था कि शी हल्क का नाम उसका है और जेनिफर उसके नाम को यूज कर रही है। और अब इस केस को जेनिफर हार चुकी है, तो कानूनी तौर पर शी हल्क का नाम टाइटेनिया को हो चुका है। जेनिफर भी ये देखकर हैरान थी कि शी हल्क का नाम यूज करके टाइटेनिया बहुत पैसे छाप रही है। इन्फ्लुएंसर होने का फायदा वो बहुत अच्छे से उठा रही है और शी हल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि शी
हल्क के प्रोडक्ट्स और टाइटेनिया के पोस्टर पूरे शहर में छप चुके थे। जेनिफर टीवी में शी हल्क एड्स, सड़कों पर टाइटेनिया के पोस्टर और कार में टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर परेशान थी। वहीं पर घर पर उसका जीनियस भाई चैड आता है। आपको तो ये जीनियस इंसान याद ही होगा जो एक शॉप का मैनेजर भी है और वो यहाँ पर जेनिफर से शी हल्क के प्रोडक्ट पर उसका ऑटोग्राफ लेने आया है, जिससे उसकी शॉप की सेल्स और बढ़ जाएगी। पर जेनी उसे समझा देती है कि शी हल्क का नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा रखा है। तो ये मंदबुद्धि चैड भी जेनी को ज्ञान देकर चला जाता है कि वो इतनी बड़ी वकील है तो उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि उसे शी हल्क का नाम ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए था। पहले तो जेनी शी हल्क के नाम से चिढ़ती थी, पर अब शी हल्क का नाम खो देने पर उसे ये एहसास होने लगता है कि शी हल्क नाम उसका है, थैंक्स टू टाइटेनिया। वहीं पर टाइटेनिया अपने शी हल्क के प्रोडक्ट से इतने पैसे बना रही थी कि अब शी हल्क एक ब्रांड बन चुका था और शी हल्क के नाम से उसने शहर में कई सारे शोरूम्स भी खोले हैं और उन्हीं शोरूम्स में से एक में वो आज अपने फैंस से मिलकर खरीदे गए प्रोडक्ट्स पर ऑटोग्राफ दे रही है। मार्केटिंग लेवल देख रहे हैं दोस्तों। वेल तो जेनी और निकी भी यहाँ पर पहुँच गए थे टाइटेनिया को ये समझाने के लिए कि वो शी हल्क का नाम यूज ना करे, पर टाइटेनिया उन दोनों को झाड़ देती है क्योंकि वो जेनी से कोर्ट में जीत चुकी है और अब ऑफिशियली शी हल्क नाम उसका है। और तो और वो जेनी से फोटो भी क्लिक करवाती है कि वो अब शी हल्क है। टाइटेनिया से बेइज्जती करवा कर दोनों ऑफिस आ जाती हैं। वैसे शी हल्क ने अभी टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पेज खोला हुआ है और खुद के मन की शांति के लिए वो निकी को समझा रही है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि टाइटेनिया ने उसका नाम चुराया है, क्योंकि शी हल्क नाम उसे शुरू से पसंद नहीं था। वो तो लोग बस उसे शी हल्क नाम से बुलाने लगे थे। पर असल में ये आपको, मुझे और निकी को भी पता है कि जेनी को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कोई छपरी उसके नाम का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। वैसे शी हल्क होने पर जेनी को फायदा तो होता है। शी हल्क की वजह से उसके पास जॉब है, कमाल के बाल हैं, साथ ही में पीने के बाद उसे हैंगओवर भी नहीं होता और तो और वो रात को 12 बजे हेडफोन लगाकर बिना किसी डर के घर से बाहर जाती है। अब ये सारी बातें किसी आम लड़की के लिए किसी सपने की तरह होती हैं। तो निकी उसे खुद को छोटी तसल्ली देने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर शी हल्क इतना गुस्सा थी कि उसने स्टेपलर को स्ट्रेस बॉल समझकर दबा दिया, जिससे उस स्टेपलर का कचूमर निकल गया था। उधर निकी भी टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देख रही थी, क्योंकि उसने उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ज्यादा रखे थे। तभी वहाँ पर पग आकर निकी से मदद मांगता है। वैसे पग को आयरन मैन 3 के न्यू लॉन्च हुए स्नीकर्स लेने थे, पर दिक्कत ये थी कि एक आदमी को एक जोड़ी स्नीकर से मिल सकते हैं। तो वो निकी को अपने साथ ले जाकर आयरन मैन 3 के स्पेशल एडिशन की 2 जोड़ी स्नीकर लेना चाहता था। एक जोड़ी वो यूज करेगा और दूसरी जोड़ी वो एज अ रेयर कलेक्शन के तौर पर रखेगा। वैसे पग के पास और भी कई सारी रेयर चीजें हैं, जैसे कि सुपर हीरो के क्लोथ्स। ये सारे रेयर कलेक्शन उसे उसके ड्रिप ब्रोकर अलोंसो से मिले हैं। अलोंसो वो शख्स है जिसके पास फैशन की सभी चीजें उपलब्ध हैं। ये सुनकर निकी की आंखें चमकती हैं, क्योंकि उसे किसी बंदे से शी हल्क के लिए सुपर ह्यूमन वाले कपड़े बनवाने थे। पग को अलोंसो पर पूरा भरोसा था कि वो शी हल्क के लिए कपड़े बनाने वाले को ढूंढ लेगा। तो निकी पग को पहले उसकी मदद करने को बोलती है, जिसके बाद वो उसके साथ आयरन मैन 3 के स्नीकर्स लेने जाएगी। दोनों में ये डील हो जाती है। वहीं पर हम शी हल्क को देखते हैं, जो टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर खुद को दिलासा देने में लगी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उधर निकी और पग दोनों एक बाबा कैफे के सामने आए थे, क्योंकि अलोंसो ने उन्हें यहीं पर भेजा था, ये बोलकर कि इस बाबा कैफे में उन्हें सुपर ह्यूमन के कपड़े मिलेंगे। अब दोनों एक कोरियन बंदे से मिलते हैं। वैसे पूरे कैफे में बस ये दोनों ही थे। पग उस बंदे को बताता है कि उसे उसके ड्रिप ब्रोकर अलोंसो ने यहाँ पर भेजा है सुपर हीरो माल के लिए, जिसका जवाब वो कोरियन बंदा नहीं देता। तो निकी चाइनीज में उससे बोलती है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं। तो वो उन्हें बताता है कि वो चाइनीज नहीं है और फिर वो उन दोनों को अपने खुफिया कमरे में लाता है, जहाँ पर उसने एक कपबोर्ड में कैप्टन अमेरिका की नकली शीट, थॉर का हथौड़ा और फालतू के एवेंजर्स की टी-शर्ट रखे थे, जिस पर एवेंजर्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई थी। पग कैप्टन की शीट और थॉर का हथौड़ा साथ में लेकर कोरियन बंदे को समझाता है कि उन्हें असली सुपर हीरो बनाने वाले टेलर का पता चाहिए। इस दौरान पग शील्ड और हथौड़े को साथ में यूज कर रहा था। भाई सच बता रही हूँ, ये देखकर तो एंड गेम का वो सीन याद आ गया था जब कैप्टन ने हथौड़े को समन किया था। अब भी गूस बम्स आ रहे हैं यार। फेल बैक टू द स्टोरी। उस कोरियन बंदे को एक ऐसे टेलर के बारे में पता तो था जो सुपर हीरो के लिए कपड़े बनाता है, पर वो टेलर बहुत बिजी रहता है, तो उसके हिसाब से उम्मीद कम है कि वो टेलर उनसे मिलेगा।
पड़ेगा। एड्रेस के बदले उन दोनों को उसकी फालतू की टी शर्ट्स और कैप्स खरीदने पड़ते हैं। दोनों उस टेलर का एड्रेस लेकर कोरियन को उसकी एडवाइस उसके पास रखने का ज्ञान देकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम निकी और पग को एक एडवांस गेट के सामने देखते हैं। वो बाहर से ही टेलर को बताते हैं कि उन्हें उनके क्लाइंट के लिए कपड़े चाहिए। पहले वो टेलर उन्हें वहाँ से भगा देता है क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, पर जब वो दोनों टेलर को बताते हैं कि उनका क्लाइंट एक एवेंजर है तो वो टेलर उन्हें अपॉइंटमेंट दे देता है। अपॉइंटमेंट मिलने की खुशी में दोनों डांस कर रहे थे तो टेलर उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उनके अजीब से डांस को वो अपनी सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। उधर ऑफिस में शी हल्क की क्लास हॉलीवे लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने आज बिल बोर्ड पर शी हल्क के नाम का बड़ा सा पोस्टर देखा जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही थी। शी हल्क उन्हें समझाती है कि ये सब टाइटेनिया ने किया है तो हॉलीवे उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसे एज अ शी हल्क इस लॉ फॉर्म में काम पर रखा था और शी हल्क की उनके सुपर ह्यूमन क्राइम डिवीजन का चेहरा है। तो अगर जेनी एक वकील होकर अपनी आइडेंटिटी तक को नहीं बचा सकती तो वो उसे एज अ वकील कैसे रखेंगे। ये सुनकर तो शी हल्क का दिमाग पूरी तरह से टाइटेनिया पर खराब हो जाता है और मिस बुक के पास जाकर टाइटेनिया पर वो केस करने को बोलती है। लॉ के अनुसार एक वकील अपना केस खुद नहीं लड़ सकता, इसलिए शी हल्क ने मिस बुक की मदद ली। बात करें मिस बुक की तो वो एक यंग, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, फैशनेबल और स्मार्ट वकील है। तो सबसे पहले मिस बुक शी हल्क को अपना क्लाइंट बनाकर उससे सीधा सा सवाल करती है कि उसने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया, क्योंकि शी हल्क के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि उसे अपना नाम ट्रेडमार्क भी करवाना होगा। मिस बुक शी हल्क की परेशानी और नासमझी को समझ जाती हैं और टाइटेनिया पर दोबारा केस करती हैं कि टाइटेनिया ने शी हल्क का नाम जिस डेट को ट्रेडमार्क करवाया था उस डेट से पहले ही शी हल्क का नाम उसका नहीं मिस जेनिफर वॉल्टर का था। टाइटेनिया ने रियल शी हल्क से उसका नाम चुराया और यूज करके खूब पैसे छापे। प्लान तो तगड़ा था पर मिस बुक निकी को बुलाकर शी हल्क के सूट को ठीक करवाने को बोलती है तो निकी उन्हें बताती है कि उसने सुपर हीरो डिजाइनर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखी है। अब सीन आता है कोर्ट का जहाँ पर टाइटेनिया का वकील जज से इस केस को एक टाइम पास बताता है क्योंकि शी हल्क के नाम का ट्रेडमार्क टाइटेनिया के पास है। पर मिस बुक अपनी दलील में जज को बताती है कि जब जेनिफर वॉल्टर पहली बार हल्क बनकर लोगों के सामने आई तो लोगों ने उनका नाम शी हल्क रख दिया, जिसके सबूत वो जज को भी देती है और वो टाइटेनिया पे केस करती है कि उसने शी हल्क का नाम अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवाया और बिना एफटीओ प्रूफ प्रोडक्ट्स को शी हल्क के नाम पर बेचा। अपने प्रोडक्ट्स की बेइज्जती सुनकर टाइटेनिया भड़क जाती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की रेटिंग 5 स्टार की है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे इन्फ्लुएंसर पेड रिव्यू डलवाते हैं, खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। जज टाइटेनिया को कोर्ट में उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने से मना करते हैं और तब उसका वकील उन्हें शी हल्क का एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें शी हल्क मीडिया वालों को बता रही है कि शी हल्क नाम उसका नहीं है और उससे शी हल्क नाम से नफरत है। और उस वकील के हिसाब से वॉल्टर को शी हल्क नाम से लगाव तब से होने लगा था जब से टाइटेनिया ने शी हल्क नाम को अपने नाम से ट्रेडमार्क करवा लिया। वकील की बात से मैं, आप सब और जज भी सहमत हैं। तब मिस बुक हम सब के सामने उस इंटरव्यू को पेश करती है जिसमें एक टीवी इंटरव्यू में शी हल्क अपना नाम कबूल करती है, ये कहते हुए कि लोगों ने उसे शी हल्क का नाम जबरदस्ती दिया है, पर जब लोगों ने उसे ये नाम दिया है तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी और अब से वो शी हल्क है। ये सुनकर तो जज के साथ मेरा भी मन बदल जाता है और जज मिस बुक को और सबूत पेश करने के लिए बोलती है जो ट्रेडमार्क डेट से पहले ये प्रूफ करती है कि जेनिफर वॉल्टर ही शी हल्क है। कोर्ट से निकलने के बाद शी हल्क निकी के साथ सीधे डिजाइनर के पास जाती है क्योंकि आज ही उसका अपॉइंटमेंट था। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात फेमस डिजाइनर ल्यूक से होती है। ल्यूक भी शी हल्क को देखकर शॉक था। अब जब ल्यूक को पता चलता है कि शी हल्क अभी एवेंजर का हिस्सा नहीं बनी है तो वो भड़क जाता है, पर निकी उसे समझा देती है कि ये हल्क की बहन है और जल्द ही शी हल्क एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी, बस पेपर साइन होने बाकी हैं। नेपोटिज्म पर अब ल्यूक को भी यकीन था तो वो निकी की बातों पर भरोसा कर लेता है और शी हल्क से पूछने लगता है कि उसे किस टाइप का सूट चाहिए, जैसे में वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ या कोई हथियार रखने वाला सूट। पर शी हल्क को एक नॉर्मल सूट चाहिए था। नॉर्मल सूट की बात सुनकर ल्यूक उन दोनों को अपनी शॉप से भगाने लगता है क्योंकि उसे नॉर्मल चीजें बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। पर निकी उसे शांत करवाकर शी हल्क को जेनिफर में बदलने को बोलती है। जेनिफर बनते ही शी हल्क के सूट में वो डूब जाती है। अब ल्यूक को जेनिफर में एक नया चैलेंज दिख रहा था तो वो सूट बनाने के लिए मान जाता है और अपने असिस्टेंट टेंसली को स्ट्रेच वूल का एक बड़ा ऑर्डर देने को बोलता है। वापस लॉ फर्म आने पर वो दोनों मिस बुक के फैशन सेंस और उसके कपड़ों को देखकर जलती हैं। ट्रस्ट में ये बातें
सभी लड़कियों में कॉमन है, भले ही वो सुपर हीरो हो या फिर मेरी ही तरह एक यूट्यूबर। तभी उन्हें मिस बुक के पास वही चोमू मिलता है जो कि शी हल्क को डेट वाली रात में मिला था, जहां वो शी हल्क को ये बात बताकर बोर कर रहा था कि उसका वो कितना बड़ा फैन है। वैसे इस चोमू का नाम टोड है और ये मिस बुक का सबसे बड़ा क्लाइंट है। टोड शी हल्क को वापस से ड्रिंक पर चलने को बोलता है तो शी हल्क उसे हाँ बोल देती है। पैसे का चक्कर भाई लोग। अब बाहर पार्क में फ्रूट सैलेड खाते हुए दोनों सहेलियां ये डिस्कस कर रही थी कि कैसे शी हल्क ने एक ही रात में बहुत सारे नमूनों को डेट किया। इन्हीं बातों के दौरान जेनी को चमकता है कि ट्रेडमार्क की डेट के पहले ही उसने डेटिंग ऐप पर शी हल्क के नाम से प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे नमूनों से एज अ शी हल्क बनकर मिली थी। ये बातें कोर्ट में सबूत के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। बस उन्हें सभी नमूनों को कोर्ट में लाकर उनसे गवाही दिलवानी होगी। अगले दिन कोर्ट में मिस बुक जज को बताती है कि ट्रेडमार्क की डेट से पहले वॉल्टर ने शी हल्क के नाम को अपना लिया था और उसने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल भी बनाई। नाम और फोटो दोनों शी हल्क के हैं। सबूत के तौर पर उन सभी नमूनों को कोर्ट में बुलाया जाता है जिन्होंने शी हल्क को पहले डेट किया था। पहला बंदा गवाही देता है कि शी हल्क की डुअल पर्सनैलिटी को देखकर उसने शी हल्क को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे नॉर्मल लड़की चाहिए थी। वहीं दूसरा बंदा जो कि राइटर था वो भी अपनी गवाही में शी हल्क की बेइज्जती करता है, पर वो ये मानता है कि उस रात वॉल्टर खुद को शी हल्क के नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रही थी। टॉड भी ये मानता है कि शी हल्क ने अपने नाम को अपना लिया था और एंड में वो बंदा जिसने शी हल्क के साथ हुकअप किया था तो वो बताता है कि शी हल्क की वजह से वो उस रात उसके साथ था। अगर शी हल्क की जगह जेनिफर रहती तो वो कभी भी उसके साथ नहीं होता। सारे गवाहों से शी हल्क की बेइज्जती सुनने के बाद जज फैसला मिस बुक के पक्ष में करती है और टाइटेनिया के सभी शी हल्क के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाता है। छपरी इन्फ्लुएंसर की बैन शी हल्क ने एक बार और बजा दी। सभी इन्फ्लुएंसर की तरह टाइटेनिया भी शी हल्क से मिलकर उसे बोलती है कि वो उसे बाद में देख लेगी, पर इन्फ्लुएंसर का ये बाद वाला वक्त सिर्फ फील में ही आता है, रियल में नहीं। कोर्ट के बाहर मिस बुक जेनिफर को सलाह देती है कि अंदर उन सभी लोगों ने भले ही उसकी बुराई की हो पर उसे उन सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब लगता है कि मानो मिस बुक और शी हल्क में दोस्ती हो गई हो। और आगे हम मिस बुक और जेनिफर को बार में देखते हैं जहाँ पर दोनों इस बात पर हंस रहे थे कि शी हल्क के पास सुपर पावर्स हैं, फिर भी उसे लूजर की मदद लेनी पड़ रही है। ड्रिंक के बाद मिस बुक जेनिफर को ढंग के कपड़े पहनने की एडवाइस दोबारा देती है। तब उसे याद आता है कि आज उसका सूट मिलने वाला है। तो आगे हम शी हल्क को ल्यूक की शॉप में देखते हैं जहाँ पर ल्यूक उसे उसका सूट ट्राई करने को बोलता है जो शी हल्क को बहुत पसंद आता है। साथ में उसे एक और सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ट्राई करने को देता है जिसे पाकर शी हल्क शॉक थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें शी हल्क के नए सूट के दर्शन नहीं होते। पर वहीं पर ल्यूक के शॉप में हम एक डिब्बे में डेयरडेविल का मास्क एक बॉक्स में देखते हैं और कोने में वॉन्ग का जैकेट भी था। तो गाइस फाइनली इस शो में डेयरडेविल से कुछ रिलेटेड दिखा और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और इस एपिसोड में कोई भी एंड क्रेडिट सीन नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करने की बात आप मुझे कमेंट में बताएं कि मार्वल वाले कब तक हमारे पेशेंस का टेस्ट लेंगे। डेयरडेविल के आने का इंतजार जारी रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियोस को एंजॉय करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 6th एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप जिसमें हमने देखा था कि जेनिफर ने टाइटेनिया को हरा दिया है और अब वो ऑफिशियली शी हल्क बन चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो 6th एपिसोड की शुरुआत होती है एक सरप्राइज बॉक्स से जो कि जेनिफर को उसकी बचपन की स्कूल फ्रेंड लुलू ने भेजा है। तो बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने पर जेनी को पता चलता है कि ये बॉक्स एक इनविटेशन कार्ड है। दरअसल लुलू ने जेनी को अपनी शादी में एज अ ब्राइड्समेड बुलाया है। ब्राइड्समेड मतलब दुल्हन की खास सहेलियां जो शादी के वक्त तक उसके साथ होती हैं। वहीं पर हम निकी को देखते हैं जो कि थोड़ी जेलस थी क्योंकि वो जेनी की बेस्ट फ्रेंड है और लुलू की वजह से निकी थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगी थी। निकी तो जैन को शादी में जाने से भी मना करती है, पर जैन ने डिजाइनर ल्यूक से एक खास ड्रेस भी बनवा लिया था, तो वो भी शी हल्क के साइज का, जो कि इस
इस बार जैन भी शी हल्क बनकर शादी के फंक्शन में जाना चाहती है। यहीं हमें पता चलता है कि जैन का जीनियस कजन चैड भी शादी में डीजे बनने वाला है। और जब निकी को ये बात पता चलती है कि जैन और लुलू की काफी दिनों से बात नहीं हुई है, तब जाकर निकी थोड़ा रिलैक्स होती है। तो जैन के जाने के बाद भी निकी खुश है क्योंकि वो मिस बुक के साथ एक डाइवोर्स केस पर काम करने वाली है। जेनी फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बताती है कि शादियां अचानक से होती हैं, इसलिए हम सभी भी अचानक से शादी में जा रहे हैं। फिर आगे हम शी हल्क को उसकी हॉट ड्रेस पहने शादी में जाते हुए देखते हैं। वैसे जेन को शी हल्क के रूप में देखकर सभी दोस्त उसकी बॉडी और बालों की तारीफ करने लगती हैं। वहीं लुलू भी थी जिसे लग रहा था कि दुल्हन वो है और सारी लाइमलाइट शी हल्क ही लेके जा रही है। तो लुलू शी हल्क को खोपचे में ले जाकर उसे समझाती है कि बहन शादी मेरी है तो सबकी नजर मुझ पर ही रहनी चाहिए, ना कि तुम पर। शी हल्क समझ जाती है कि लुलू चाहती है कि वो जेनिफर बन जाए। इस बात से जेनी को काफी बुरा लगता है क्योंकि आज उसका शी हल्क बनने का मूड था और ये बात हमें शी हल्क भी बताती है। आगे पता चलता है कि एडम जो कि लुलू का होने वाला पति है और उसके सभी दोस्त जैक्सन, सैम, क्रेग और मार्क, ये सभी पहले ही बाकी के लड़कियों के दोस्त के साथ पेयर बना चुके हैं। पर लुलू जेन को बताती है कि उसका पार्टनर जोनाथन बनेगा जो कल सेरेमनी के वक्त ही आएगा। अब जेन की जिंदगी में सूखा पड़ा था तो उसे लगता है कि जोनाथन ही उसकी जिंदगी को हरा भरा करेगा, क्योंकि जोनाथन का नाम सुनते ही उसके सभी दोस्त डेस्परेट होकर जोनाथन की तारीफ करने लगती हैं। उधर GLK&H में मिस बुक और निकी एक सुपर ह्यूमन ग्रेच हॉलिस से मिलती हैं जो खुद को मिस्टर इमॉर्टल बुलवाना पसंद करता है। वैसे मिस्टर इमॉर्टल यहाँ पर अपने डाइवोर्स की वजह से आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि डाइवोर्स में उनकी वाइफ उनसे सारा पैसा न ले ले। वैसे मिस्टर इमॉर्टल खुद की दलील में उन्हें बताते हैं कि हाँ वो एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने कभी भी अपनी वाइफ का दिल नहीं दुखाया, ना ही लड़ाई का हिस्सा बने हैं। पर दिल तो शीशे का होता है, वक्त आने पर टूट ही जाता है। वैसे ये बंदा सनकी है क्योंकि जब इसका झगड़ा इसकी वाइफ से होता है तो वो रोड पर तेज चल रही ट्रक के आगे आकर मर जाता है। जिसके बाद उसकी वाइफ समझाती है कि उसका पति मारा गया पर मिस्टर इमॉर्टल अपने नाम की तरह ही इमॉर्टल है, तो वो दोबारा से जिंदा होकर दूसरी नकली आईडी बनाकर शादी कर लेता है। और फिर इमोशनल अत्याचार होने पर ये सारी चीजें मिस्टर इमॉर्टल फिर से रिपीट करते हैं। ये सुन तो मिस बुक और निकी दोनों मिस्टर इमॉर्टल पर भड़क जाती हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ से बात करके झगड़े को खत्म नहीं करता, बल्कि वो खुद की जान लेकर अपनी वाइफ को अकेला छोड़ जाता है। वैसे मिस्टर इमॉर्टल को शादी खत्म करने का ये समझदार तरीका लगता है कि बस दुनिया की नजरों में मर जाओ और प्रॉब्लम खत्म। अब निकी और मिस बुक बिना मिस्टर इमॉर्टल की बात सुने उसे लगातार सुनाना शुरू कर देती हैं। मिस्टर इमॉर्टल उनकी बातों को सुनकर दौड़ते हुए बिल्डिंग का कांच तोड़कर नीचे गिर जाता है। अब दोनों जब नीचे देखती हैं तो पता चलता है कि मिस्टर इमॉर्टल बिल्कुल ठीक हैं। उसकी बॉडी से खून की एक बूंद भी नहीं निकली होती है। और फिर मिस्टर इमॉर्टल अपने हाथ पैर ठीक कर सड़क पर गिरी हुई अपनी हैट उठाकर दोनों को टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाते हैं। मिस बुक और निकी ये सब देखकर समझ चुकी थी कि मिस्टर इमॉर्टल ये सब चीजें कैसे करते हैं। उधर शादी में लुलू की बात जैन से होती है कि जैन अपनी लाइफ में क्या कर रही है, तो जैन बताने लगती है कि वो एक बड़ी सी लॉ फर्म की डिवीजन की हेड है और उसके पास सुपर पावर भी है। तो अब उसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि जैन बहुत ज्यादा पैसे छाप रही थी। लेकिन लुलू को जैन के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में जानना था। और लुलू ये जानकर दुखी होती है कि जैन बस ऊपर से हरी भरी दिखती है पर अंदर से सब सूखा पड़ा हुआ है। फिर जाने से पहले लुलू जैन को बेस्ट ऑफ लक विश करती है ताकि उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। लुलू के जाते ही वहाँ पर टाइटेनिया आती है जिसे देखकर जैन बहुत हैरान थी। वैसे टाइटेनिया की चिकनी चुपड़ी बातों से जैन समझ जाती है कि वो यहाँ उससे बदला लेने आई है और ये बात वो लुलू को भी समझाती है। पर टाइटेनिया के अनुसार वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो दूल्हे की बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और वो बस इस खूबसूरत शादी का हिस्सा बनने आई है। लुलू को भी यही लगता है कि जैन फालतू में टाइटेनिया से लड़ रही है क्योंकि 5000 बिजनेस होने के बावजूद टाइटेनिया उनकी शादी में आई है। दोनों से बेइज्जती करवाने के बाद जैन बाहर जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का जॉस मिलता है और दोनों इस बात पर डिस्कशन करने लगते हैं कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। तभी वहाँ पर लुलू आकर जैन को बर्तन रखने का काम देती है क्योंकि लुलू की गालियाँ सुनकर सभी नौकर भाग गए। वैसे शादी में गए हो तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो बिना किसी शिकायत के जैन काम पर लग जाती है। उधर लॉ फर्म में मिस्टर इमॉर्टल के सभी 8 वाइफ्स को मिस बुक और निकी ने सेटलमेंट के लिए बुला लिया था। उन्हीं 8 वाइफ में से एक मेल भी था। मतलब मिस्टर इमॉर्टल एक मजबूत रिश्ता बनाने के सब कुछ ट्राई कर चुके हैं सिवाय बैठकर प्रॉब्लम पर बात करने के। मिस्टर इमॉर्टल ने किसी के साथ 18 साल रह चुके थे तो किसी के साथ बच्चा करने के बाद तुरंत भाग गए थे, जिससे
उनकी वाइफ को बच्ची का ख्याल अकेले ही रखना पड़ा। ऐसे ही 8 वाइफ्स की 8 कहानियाँ थी। वैसे उन सभी को इंटेलिजेंस नाम की वेबसाइट से मिस्टर इमोर्टल के बारे में पता चला। उस साइट पर जब एक वीडियो में मिस्टर इमोर्टल को मरकर वापस जिंदा होते हुए देखा तो वो सब समझ गए कि इस वीडियो में उनका ही पति मरकर जिंदा हो रहा है। तो अब वो सब मिस्टर इमोर्टल से डिवोर्स सेटलमेंट के तौर पर पैसे मांग रहे थे। वैसे मिस बुक और निकी मिस्टर इमोर्टल को समझाते हैं कि नकली पहचान बनाने और धोखा देने का केस अगर उनकी सभी 8 वाइफ्स ने कर दिया तो मिस्टर इमोर्टल डेफिनेटली जेल जाएंगे, पर मिस बुक सेटलमेंट करके उन्हें जेल जाने से बचा लेंगी। बस इसमें मिस्टर इमोर्टल को बहुत सारे पैसे देने होंगे। मिस्टर इमोर्टल भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये बोलते हुए कि 1000 साल में भी वो औरत को नहीं समझ सकते। और दुख की बात तो ये है कि वो 1000 साल जीने वाले हैं। मिस्टर इमोर्टल उन सभी के सामने ऑफर रखते हैं कि उनके पास एप्पल के शेयर्स हैं जो उन्होंने 1981 में खरीदी थी। साथ ही में उनके पास उनकी पहली पत्नी बारोन्स क्रॉमवेल के गोल्ड भी हैं, जो कि 8 हिस्सों में इक्वली बांटा जाएगा। ये सुनकर उनमें से कुछ वाइफ भड़क जाती हैं क्योंकि मिस्टर इमोर्टल उनमें से किसी के साथ 18 साल रहे थे तो किसी से उनका बच्चा था। अब सबका दुख अलग अलग था तो सबको बराबर बराबर पैसे कैसे बांटा जाए, ये एक नई प्रॉब्लम उनके सामने थी। उधर मैरिज सेरेमनी के दिन जैन को कपड़े प्रेस करने का काम मिलता है क्योंकि लड़के वालों ने गेम खेल खेल कर अपने कपड़े गंदे कर दी थी। इतना सब कम नहीं था कि लुलू जोनाथन को जैन के सामने लाती है जो कि एक क्यूट डॉगी था। बेचारी जैन को जोनाथन से ही एक आखिरी उम्मीद थी कि इस शादी में उसके साथ कुछ ऐसा होगा, पर वो उम्मीद भी अब बर्बाद हो चुकी थी। वहीं पर शादी में चैड मस्त डीजे पर लगा हुआ था और बाहर शादी में पैसे देकर जैन खूब शराब पीकर वो लगभग 4 घंटे तक डांस करती रही। इधर फर्म में निकी सबको उनके खर्चे और दुख के हिसाब से पैसे बांट रही थी। जिसका भी जितना नुकसान हुआ था, जिसने अकेले ही अपने बच्चे को पाला, उन सभी को अच्छे खासे पैसे देकर मिस्टर इमोर्टल उन सभी से 15 सेकंड तक माफी भी मांगेंगे, जिस पर सब तैयार हो गए थे। जाहिर सी बात है जिस आदमी ने कभी लड़ाई के बाद अपनी वाइफ से बात तक नहीं की, उसे माफी मांगने भी नहीं आएगी। और मिस्टर इमोर्टल के साथ भी यही होता है, पर वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो उन सभी से बहुत प्यार करते थे। वैसे अब सब खुश थे क्योंकि इस केस की हैप्पी एंडिंग हुई थी। दूसरी तरफ पार्टी में जैन अपनी सड़ू भाई ब्रूस को वॉइस मैसेज भेज रही थी कि बहुत दिनों से वो उसे कॉल कर रही थी और उसने अब तक उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। जैन फुल नशे में थी तो उसके पास जॉस आता है। अब दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं क्योंकि जैन प्यार में बिलीव तो करती थी, पर वो बिना प्यार के ही अपने जीवन में खुश है क्योंकि उसके पास बॉयफ्रेंड की चिक चिक नहीं है, फालतू की लड़ाइयों से भी वो दूर है और उसके पास कमाल की नौकरी, ताकत और शी-हल्क की खूबसूरत बाल भी हैं, जिनसे वो काफी ज्यादा खुश है। पर उसकी बातों से हम और जॉस ये समझ पाते हैं कि जैन दुखी है क्योंकि लोगों को बस शी-हल्क पसंद आती है, पर जॉस उसे समझता है कि वो जैन के रूप में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे जॉस की बटरिंग को देखकर जैन के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है और वो बाहर जाकर वॉमिट करती है क्योंकि जैन ने बहुत ज्यादा शराब पी लिया था। जब वो वॉमिटिंग कर रही थी तो उसके पीछे टाइटेनिया आती है और जैन को एक जोरदार पंच मारती है जिससे जैन बहुत दूर जाकर गिरती है। हम तो ये भूल ही गए थे कि ये छपरी भी सुपर ह्यूमन है। तो अब टाइटेनिया जैन की धुलाई कर रही थी ताकि वो शी-हल्क में बदल जाए और लुलू की शादी बर्बाद हो जाए, पर जैन को टाइटेनिया से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बिना किसी चीटिंग के कोर्ट में टाइटेनिया से जीत गई थी। जैन नशे में थी और जब वो टाइटेनिया पर हमला करती है तो वो मुंह के बल गिरती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि टाइटेनिया जैन पर इसलिए भड़की हुई थी क्योंकि जैन को शी-हल्क की पावर चाहिए भी नहीं थी, फिर भी वो टाइटेनिया से लड़कर शी-हल्क का नाम जीत गई और उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। तो अब टाइटेनिया शी-हल्क को पीट कर अपना बदला निकालना चाहती थी। शी-हल्क में बदलने से पहले जैन टाइटेनिया को वार्न करती है कि शी-हल्क में बदल कर वो उसकी बहुत पिटाई करने वाली है। जैन नशे में थी तो वो एक बार में शी-हल्क नहीं बन पाती, पर दूसरी बार कोशिश करने पर सैंडल फाड़ कर वो शी-हल्क बनती है और शी-हल्क जब फ्लोर पर पैर मारती है तो फ्लोर के टाइल्स टूट जाते हैं और टाइटेनिया हॉल में सबके बीच आकर गिरती है। ये देखकर चैड वेडिंग फाइट का म्यूजिक लगाता है और फिर शुरू होता है असली दंगल। दोनों में अच्छी फाइट हो रही थी। शी-हल्क के एक पंच में ही टाइटेनिया की बत्तीसी बाहर आ गई थी और वो दूर जाकर एक वेटर से टकराती है जिससे जमीन पर बहुत सारे रॉ आइस गिर जाते हैं। और जब टाइटेनिया शी-हल्क से लड़ने वापस बढ़ती है तो उन आइस
वजह से वो वापस से गिर जाती है। और इस बार तो टाइटेनिया की असली दांत सबके सामने आ गए थे, तो अब सब भी इस छपरी का रियल लुक देख ही सकते हैं। टाइटेनिया समझ जाती है कि वो शी हल्क से नहीं जीत सकती है और उसकी वीडियो काफी लोगों ने बना ली है, तो वो कुछ लोगों के फोन तोड़कर वहाँ से चली जाती है, ये बोलते हुए कि शादी सच में एक बर्बादी है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर लुलू वेडिंग गाउन में आती है। शी हल्क को लग रहा था कि लुलू उस पर गुस्सा होगी क्योंकि वो शी हल्क बनकर लड़ाई कर रही थी, पर लुलू उस पर गुस्सा नहीं होती, उल्टा वो खुश थी कि शी हल्क उसकी शादी में आई है। एंड में हम निकी और मिस बुक को देखते हैं जो कि इंटेलिजेंट साइट पर मिस्टर इमोर्टल का वीडियो देख रहे थे। इसी बीच में हमें पता चलता है कि मिस बुक मैरिड है और उनका एक बेटा भी है। उसी साइट पर उन्हें शी हल्क का पेज भी दिखता है जिस पर लोगों ने शी हल्क को मारने के तरीके पोस्ट किए हुए हैं। ये देखकर निकी और मिस बुक शॉक थी, पर मिस बुक निकी को ये बात जैन को बताने से मना करती हैं, जो कि ये सब बस एक ट्रोलिंग थी। और ये जानकर जैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, पर निकी जैन को वॉइस मैसेज में सब कुछ बता देती है, लेकिन शी हल्क उसका कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो जॉस के साथ डिनर कर रही थी। एंड में हम एक लैब में देखते हैं कि कुछ लोगों ने शी हल्क पर नजर बनाए रखी है और उसी लैब में एक साइंटिस्ट उस निडल को फेंक देता है जो शी हल्क की बॉडी से ब्लड नहीं निकाल पाया था। पर अब वहाँ पर एक नया निडल तैयार है ताकि वो शी हल्क का ब्लड ले सके। यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है और इसमें भी ना डेयरडेविल है और ना ही उसका कोई पोस्ट क्रेडिट सीन। पर आने वाले खतरों के बारे में हमें हिंट दिया जाता है, मे बी मर्डॉक और लीडर ही शी हल्क के पीछे पड़े हों। खैर डेयरडेविल का इंतजार तो जारी रहेगा। और साथ ही आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 8th एपिसोड की कहानी के बारे में। अब इस एपिसोड में डेयरडेविल आया या नहीं, ये एक सस्पेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे हमारे इस चैनल और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जॉस के मैसेज से, जो कि आज जेनी के साथ डेट पर जाने वाला था। ये जॉश वही शादी वाला बंदा है जो शी हल्क की बजाय जेनी को पसंद करता है। जेनी भी जॉस के प्यार में डूब रही है और जेनी अब प्यार के पहले स्टेज में है क्योंकि फोन जेनी के हाथ से चिपक चुका है और जॉस के मैसेज का रिप्लाई वो नहाते टाइम भी दे रही होती है। वैसे आज रात जॉस के साथ उसकी डेट है, तो जेनी डेट को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि उससे दिन का समय ही नहीं कट रहा होता और वो हर काम जॉस को याद करते हुए कर रही होती है। कल तो इवनिंग में जॉस जेनी को पिकअप करने आता है और दोनों स्ट्रीट फूड खाकर एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। जेनी की हरकतों से हम समझ पा रहे थे कि वो जॉस को लेकर के सीरियस है और अब जॉस से उसकी चैटिंग इस कदर बढ़ गई थी कि ऑफिस मीटिंग में भी उसका सारा ध्यान जॉस के मैसेजेस का रिप्लाई करने में होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जेनी का इस बार भी कटने वाला है। वापस तो दोनों रात में मिलकर क्वालिटी टाइम बिताते हैं और इस बार जब जॉस जेनी को उसके घर पर छोड़ने आता है तो वो जेनी के करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर जेनी जॉस की फीलिंग को समझ नहीं पाती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जॉन उसे किस करने का ट्राई कर रहा था। तो एक्साइटमेंट में जेनी दरवाजा खोलती है, पर जॉस तब तक वहाँ से जा चुका था। थर्सडे के दिन वो दोनों वापस से मिलते हैं और ओपन थिएटर में खुले आसमान के नीचे मूवी देखते हैं और फिर घर आकर वो आज की रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन जब जेनी की नींद खुलती है तो उसे जॉस कमरे में नहीं मिलता। जेनी की स्माइल देखकर आप सब समझ सकते हैं कि जेनी पर जॉस काम कर गया है और जेनी जॉस को मैसेज भी करती है कि उसे उनकी नजदीकियां पसंद है और वो उसकी वजह से यानी जॉस की वजह से खुश भी है। फिर तो जॉस के ख्यालों में खोई हुई मंद मंद मुस्कुराते हुए जैन ऑफिस आती है, जहां पर वो निकी से मिलती है और हमें पता चलता है कि लॉयर ऑफ द ईयर के लिए जेनी नॉमिनेट हुई है। पर जेनी का ध्यान तो अपने फोन पर था क्योंकि वो जॉस के मैसेज का वेट कर रही थी, पर जॉस ने उसको सुबह से मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं किया होता। अब निकी को लगता है कि शी हल्क अपने फोन में उस साइट वाले र्यूमर की वजह से परेशान है, पर शी हल्क को अपने हेटर्स से कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसका एक पंच सभी हेटर्स के मुंह बंद कर देगा। उसे तो बस इस बात की चिंता है कि जॉस ने उससे अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ये जानकर निकी उसे सलाह देती है कि इतना डेस्परेट होना सेहत के लिए हानिकारक है और हो सकता है कि जॉस के पास उसका फोन ना हो। पर जेनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि उसे डर था कि जॉस भी बाकी सबकी तरह उसे इग्नोर करने लगा है। फिर तो अब एक दिन गुजर जाता है और अभी
अभी तक जॉस का रिप्लाई नहीं आता और जैन अभी भी अपने फोन से चिपकी हुई है और खाते हुए, योगा करते हुए, टीवी देखते हुए उसका सारा ध्यान और कंसंट्रेशन फोन के स्क्रीन पर है। लेकिन जॉस का रिप्लाई नहीं आता। अब सोते टाइम उसे एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, पर अफसोस वो मैसेज जॉस का नहीं होता। वैसे जेनी का फोन देखकर हम समझ पाते हैं कि इस टाइम लाइन में डायनामिक आइलैंड लॉन्च नहीं हुआ। अगले दिन संडे था और सुबह सुबह जेनी को एक कॉल आता है। उम्मीद तो थी कि जॉस का कॉल होगा, पर ये कॉल था चक का, जो एमिल यानी एब्डोमिनेशन का पैरोल ऑफिसर है। और उसने संडे को वो भी सुबह सुबह जेनी को कॉल इसलिए किया है क्योंकि एमिल के पैर में जो इनहिबिटर उन्होंने लगाया था वो काम नहीं कर रहा है। इनहिबिटर एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए उन्हें पहनाया जाता है ताकि वो कुछ गलत काम न करे। अब चक को एमिल के पास इनहिबिटर को चेक करने जाना था, पर चक के पुलिस वाले दोस्त एमिल से मिलने नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एमिल एबोमिनेशन में बदल कर उनकी चटनी बना देगा। वैसे ये डर चक को भी है। तभी उसने जेनी को कॉल किया ताकि शी हल्क उसकी बॉडीगार्ड बनकर एबोमिनेशन के पास चले, क्योंकि एमिल भी जेनी का क्लाइंट है। ब्रेकअप का टेंशन और एमिल की न्यूज ने जेनी का वीकेंड बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो चक के साथ जाने का फैसला करती है। आगे हम जेनी को कार में देखते हैं जहाँ उसके फोन में मैप की जगह जॉस का मैसेज खुला हुआ था और मैम अभी भी जॉस के मैसेज का वेट कर रही हैं। वैसे रॉक म्यूजिक सुनते और गाते हुए जेनी मस्त चक को इग्नोर मारकर वो एमिल के बड़ी सी फार्म हाउस समर ट्विलाइट में आती है। उसके पीछे पीछे अपना चक भी आता है। वैसे चक की हालत बहुत पतली थी क्योंकि एबोमिनेशन का डर उसे भी था, तो वो जेनी को शी हल्क में बदलने को बोलता है ताकि अगर सिचुएशन खराब रहे तो शी हल्क उसकी जान बचा ले। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को एमिल के पास देखते हैं जो मस्त सोफे पर बैठा हुआ था और बता रहा था कि उसकी मुर्गी जिसका नाम प्रिंसेस है उसे बचाने के लिए एमिल को करंट के झटके खाने पड़ी और उन करंट के झटकों से एमिल का इनहिबिटर खराब हो गया। तब तक चक ने एमिल के इनहिबिटर को बना दिया था और वो एमिल को उसका ख्याल रखने को बोलकर जल्दी से 9-11 हो जाता है। चक की जाने के बाद जैन एमिल को ये सलाह देते हुए कार के पास आ रही थी कि उसने जेल से निकलने में बहुत मेहनत की है, तो वो कुछ फालतू के कांड न करे जिससे उसे वापस जेल जाना पड़े। पर कामताज के ज्ञान से एमिल सुधर चुका है और वो प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर 2 सुपर ह्यूमन लड़ते हुए आते हैं और जैन की कार तोड़ देते हैं। तभी जैन शी हल्क में बदलकर एकदम बाहुबली स्टाइल में शक को दूर फेंक देती है। वहीं हमें पता चलता है कि उन दोनों में से एक का नाम मैनबुल और दूसरे का नाम एलाकोलिया है और वो दोनों एक्सपेरिमेंट की वजह से सुपर ह्यूमन बने। वैसे एमिल के मुताबिक वो दोनों लड़कर अपने अंदर के गुस्से को निकाल रहे हैं। मैनबुल जैन से सॉरी बोलकर उसकी डैमेज हुई कार का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तब जैन थोड़ा शांत होती है। एमिल भी किसी ज्ञानी बाबा की तरह ज्ञान दिए जा रहा था कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है और किसी खास मकसद के लिए होता है। पर जैन ये सोचकर परेशान थी कि वो इस जगह से कैसे निकलेगी, क्योंकि वो शहर से इतना दूर है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और तो और उसका बचा हुआ संडे भी बर्बाद होने को है। तब एमिल मैनबुल को जैन की कार मैकेनिक के पास ले जाने को बोलता है और फिर वो जैन को अपने फार्म की टूर देने लगता है। पर जैन का सारा ध्यान अभी भी नेटवर्क तलाशने में था। पर एमिल के मुताबिक यहाँ कोई नेटवर्क या वाईफाई नहीं है क्योंकि इस जगह पर वो सब खुद के साथ समय बिताते हैं ताकि वो मानसिक रूप से मजबूत हो सके। इन्हीं सब में एमिल जैन को अपनी एक झोपड़ी के बारे में बताते हैं जहाँ वो सब थेरेपी सेशन करते हैं और वो इसे एक बाथ हाउस भी दिखाता है। पर जैन उस बाथ हाउस को इग्नोर करके अपने नेटवर्क ढूंढने की राह पर निकल पड़ती है और पूरे फार्म का चक्कर लगाने लगती है। तो बाबूराव प्यार का चक्कर देख रहे हो? एक मैसेज को देखने के लिए मैडम नेचुरल ब्यूटी को नहीं देख रही हैं। वैसे फार्म का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद जैन एक झोपड़ी में आती है जहाँ फाइनली उसके त्रिनेत्र वाले फोन में नेटवर्क आता है। तभी जैन को रियलाइज होता है कि वो एमिल की उसी झोपड़ी में है जहाँ वो थेरेपी करता है। तो जैन अब एमिल के 2 और नमूनों से मिलती है जिसमें से काले कपड़े वाले बंदे का नाम सरकेन होता है और वो एक वैम्पायर है। वैम्पायर गाइस याद है ना, अगले साल ब्लेड की भी सोलो मूवी आ रही है और वो भी मार्वल वालों की तरफ से। तो बैक टू द स्टोरी। तो वहीं पर दूसरा बंदा जो कि घास का मास्क पहने हुए था वो पॉकोपाइन है जो हमेशा मास्क पहने हुए रहता है। सबसे मेलजोल करने के बाद जैन उन सबको उनकी थेरेपी चालू करने
करने को बोलती है और वो वहीं रहकर अपने फोन पर कुछ काम करने लगती है, जिसके बाद शुरू होती है नमूनों की बहस, जिसमें सब एल अगोलिया को समझा रहे थे कि स्पेनिश एक भाषा है ना कि देश, पर एल अगोलिया को लग रहा था कि स्पेन देश की भाषा स्पेनिश है। यहीं पर मैन बुल और अगोलिया आपस में लड़ने लगते हैं, पर एमिल उन्हें शांत करवाकर समझाने लगता है कि यहाँ वो अपने विचारों से मुक्त होने आए हैं, ना कि उन पर डिस्कशन करने। तो वो उन सबसे पूछता है कि क्या उन्होंने अपने डर पर काबू कर लिया है, तो पोर्कुपाइन हाँ में जवाब देता है। जब एमिल उसे उसका सूट उतार कर सबको अपना फेस दिखाने को बोलता है, तो पोर्कुपाइन अपना सूट नहीं उतार पाता। तभी वहाँ पर मिस्टर एक्स नहा धोकर आता है। मिस्टर एक्स को देखते ही जेन का पारा बढ़ जाता है, तो उसे एमिल शांत करने की नाकाम कोशिश करता है, क्योंकि मिस्टर एक्स वही बंदा है जिसने अपने 4 चूसों के साथ रात में जेनी पर हमला किया था ताकि वो उसका ब्लड सैंपल ले सके। पर शी हल्क में बदलकर जेनी ने उसकी अच्छे से बैंड बजाई थी। अब शी हल्क में बदलकर वो मिस्टर एक्स को उठाकर दूर फेंक देती है। जॉस के चक्कर में शी हल्क मिस्टर एक्स का कचूमर बना रही थी, पर एमिल शी हल्क को मार पीट करने से मना करता है, क्योंकि यहाँ वो सब अपनी झगड़ों को बातचीत से सुलझाते हैं। तो वो सब शी हल्क को एक शांत कुर्सी देते हैं और ऐसे शी हल्क भी नमूनों के ग्रुप का हिस्सा बनती है। मिस्टर एक्स भी शी हल्क से माफी मांगकर उसे समझाता है कि उसने अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दिया है, पर शी हल्क मिस्टर एक्स के कन्फेशन को मजाक बनाती है कि वो नहीं सुधर सकता। पर उसके सामने ही एमिल द एबोमिनेशन बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। जब एबोमिनेशन सुधर सकता है तो मिस्टर एक्स तो एक छोटा मोटा किडनैपर था। वैसे यही आप सब शी हल्क के पीछे दीवार पर लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की फोटो को टंगा हुआ देख सकते हैं। तो हमारी संस्कृति से अपना एबोमिनेशन एक अच्छा इंसान बन गया है, जो लोगों को मोटिवेट करके उन्हें बुराई की राह पर से अच्छाई की राह पर ला रहा है। अब सब शी हल्क को बताने लगते हैं कि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तभी वो लोगों को उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। सबको शांत करवा कर एमिल शी हल्क को उसकी कहानी बताने को बोलता है ताकि उसके मन का बोझ कम हो सके। तो शी हल्क बताने लगती है कि जॉस नाम का एक लड़का उसे शादी में मिला था, जिसके साथ वो कुछ डेट्स पर गई, फिर एक नाइट आउट, और अब जॉस गायब है। तो एक बार फिर से प्यार में उसका कट गया। इस बात पर सब शी हल्क की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि जेन ने पागलों की तरह जॉस को कई मैसेज भेज दिए थे। तब उन्हें वो अपना सबसे बड़ा गिल्ट बताती है कि जेन जब पहली बार शी हल्क बनी थी तब लोगों से मिले अटेंशन को वो एंजॉय कर रही थी, पर गुजरते वक्त के साथ उसे ये रियलाइज हुआ कि लोग उसे अटेंशन इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि वो शी हल्क है। जेनी जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है उसे कोई पूछता तक नहीं, पर जॉस को जेनी पसंद आई थी, इसलिए उसने जॉस से उम्मीदें लगा ली थी, ये सोचकर कि वो उसे समझता है। एमिल के साथ बाकी सब भी शी हल्क को समझाते हैं कि उसे खुद से उम्मीद लगानी चाहिए, ना कि दूसरों से। जो तुम्हारे आसपास लोग हैं उनमें देखो कि कौन जेन यानी कि उसके ट्रू सेल्फ को जानता है। अगर वो शख्स उसका दिल तोड़े तब वो उदास हो सकती है, पर जॉस जिससे मिले उसे 7 दिन हुए हैं, उसकी वजह से वो दुखी हो रही है, तो ये बात गलत है। एमिल की बातें शी हल्क को छू जाती हैं और सबकी फोर्स करने पर शी हल्क जेन में बदल जाती है, क्योंकि वो सब उसे एज अ जेन पसंद करते हैं। और फिर सब उसे प्रोवोक करते हैं कि वो जॉस का नंबर डिलीट करे, तो जेन खुशी खुशी जॉस का नंबर डिलीट कर देती है। ये सब सुनकर पोर्कुपाइन भी मोटिवेट होता है और अपना मास्क उतार कर सबको अपना फेस दिखाता है, पर उसका फेस देखने के बाद सब उसे मास्क दोबारा लगाने के लिए बोलने लगते हैं, क्योंकि पोर्कुपाइन के मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद सब जेन को बाथ हाउस में शावर लेने के लिए भेजते हैं। बाथ हाउस से निकलकर जेन बहुत खुश थी, मानो कि वो कई सालों की कैद से आजाद हो गई हो। जेन को खुश देखकर बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे और आगे हम सब देखते हैं कि वो सब जेन को छोड़ने बाहर आए हैं, क्योंकि बाहर टॉय ट्रक आ चुका था, जो कि जेन के साथ उसकी कार को भी बाहर ले जाएगा। यही वो सब जेन को गुड बाय वाला ग्रीटिंग कार्ड भी देते हैं, जो जेन को बहुत पसंद आता है। एमिल जेन को यहाँ पर रेगुलर आने के लिए बोलता है, तो जेन भी हाँ बोलती है, क्योंकि उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से जाते टाइम हम जेन के फेस पर सुकून की खुशी देखते हैं कि फाइनली वो जॉस को भुलाकर मूव ऑन कर चुकी है। अब आता है एपिसोड का बेस्ट पार्ट, क्योंकि समय 3 दिन पीछे थर्सडे की नाइट पर आता है, जिस रात जॉस जेन के घर में था और हम देखते हैं कि जॉस जाने से पहले जेन के मोबाइल से सारा डेटा ले लेता है। मतलब अगर तुम्हारे पास जुगाड़ है तो डेटा किसी भी फोन से चुरा सकते हैं, भले ही वो फोन लाख रुपए का क्यों ना हो। डेटा चुराने के बाद जॉस जेन की फोटो लेकर हल्क किंग नाम के एक ग्रुप में मैसेज करता है, वो भी इंजेक्शन वाले सीरम की इमोजी के साथ। मतलब जॉस भी लैब वाले बंदों से मिला हुआ है और जॉस ने जेन का बहुत बड़ा वाला काटा है। प्लानिंग देख रहे हो, उन सबको पता
पता था कि वो शी हल्क को नहीं हरा सकते, पर टाइटेनिया वाले केस से सबको पता चला था कि शी हल्क जितनी मजबूत है, जैन इमोशनली उतनी ही कमजोर। तो जॉस ने शादी में जैन की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। मार्केट में ऐसी हवा चल रही है कि कैप्टन अमेरिका 4 का विलेन आने वाला है, द लीडर, और शी हल्क के एंड में हम द लीडर की झलक देखेंगे। वैसे याद आया कि इन मार्वल वालों ने अभी तक हमें डेयरडेविल के दर्शन नहीं करवाए हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 8th एपिसोड की। तो मेरी बहनों और उनके भाइयों, आज के एपिसोड में हमारे 2 महीने का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि आज हम फाइनली डेयरडेविल के साथ जेनिफर वॉल्टर के सच्चे प्यार से मिलने वाले हैं। तो आगे की कहानी जानने से पहले प्लीज आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरुआत होती है एक फनी वे में, क्योंकि जब से जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बनी है तब से उसने कोई भी सीरियस काम नहीं किया, बस ट्रैकिंग ऑफ फालतू की केस में उलझी हुई रही है। पर इस एपिसोड में सब कुछ बदलने वाला है। तो आगे हम 2 चोरों को देखते हैं जो एक शोरूम से टीवी चुराकर भाग रहे थे, पर तभी उन्हें रोकने के लिए एक लीपफ्रॉग नाम का सुपर हीरो आता है और उन चोरों के सामने अपनी तारीफ करने लगता है। पर जिसका नाम लीपफ्रॉग हो उसकी बेइज्जती तो कोई भी कर देगा। उसके एक्शन भी इतने बचकाने हैं कि चोर इजिली उसके हमलों को डच कर देते हैं, वो भी लीपफ्रॉग के नाम का मजाक बनाता हुआ। ये देखकर लीपफ्रॉग अपने सूट में लगे जेट शूज को ऑन करके उड़ जाता है, इस उम्मीद में कि आयरन मैन की तरह उसे उड़ता देखकर वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाएंगे। पर उसके शूज में आग लग जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जमीन पर आकर गिरता है। इसके बाद तो लीपफ्रॉग के सूट में आग लग जाती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि बिना सावन की बरसात में जब मेंढक जमीन से बाहर निकलते हैं तो उनका ऐसा ही हाल होता है। फिर तो इस लीपफ्रॉग नाम के नमूने के पास सुपर पावर नहीं है, ये बस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो आयरन मैन की तरह सूट पहनकर शहर का रखवाला बनना चाहता है। पर कल रात चोरों के सामने हुई बेइज्जती और सूट के खराब होने पर उसे 3rd डिग्री बर्न्स हुए हैं। इन सब के बेसिस पर वो सूट बनाने वाले कंपनी पर कंप्लेन करना चाहता है ताकि उसे उसका मुआवजा मिल सके। इसलिए वो अपनी दुख भरी कहानी को शी हल्क के सामने सुना रहा है। लीपफ्रॉग की कहानी सुनकर शी हल्क उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका केस जीत जाएगी। पर जब लीपफ्रॉग उसे ये बताता है कि उसका सूट ल्यूक बनाता है तो शी हल्क की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ल्यूक से ही वो भी अपने लिए सूट बनवाती है। तो वो मिस्टर हार्वे के पास जाकर लीपफ्रॉग का केस मिस बुक को देने की डिमांड करती है, क्योंकि अगर उसने ल्यूक के खिलाफ केस लड़ा तो ल्यूक उसके लिए कभी भी सूट नहीं बनाएगा। पर हार्वे शी हल्क को ही लीपफ्रॉग का केस लड़ने को बोलते हैं, क्योंकि लीपफ्रॉग उनके सबसे बड़े क्लाइंट का बेटा है और लीपफ्रॉग ने खास तौर पर यही अर्जी डाली है कि शी हल्क ही उसका केस लड़े। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड है, पर शी हल्क ल्यूक से मिलने उसके शॉप पर आती है और थोड़ा घुमा फिरा के शी हल्क उसे बता देती है कि उसके बनाए गए सूट की वजह से लीपफ्रॉग को 3rd डिग्री बर्न हुए हैं, तो उससे हर्जाना भरना पड़ेगा, नहीं तो लीपफ्रॉग उस पर केस कर देगा। लेकिन ल्यूक को खुद पर इतना यकीन था कि उसका बनाया गया सूट कभी भी डिफेक्टिव नहीं निकल सकता, इसलिए ल्यूक हर्जाना भरने से मना करने के साथ शी हल्क की नई गाउन भी फाड़ देता है, जो वो उसके लिए कैला अवार्ड सेरेमनी के लिए बना रहा था। मतलब कि शी हल्क को फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। अपने कपड़े फटते देखकर शी हल्क गुस्सा होती है और ल्यूक को सी यू इन कोर्ट बोलकर चली जाती है। आगे हम कोर्ट रूम में जज के सामने लीपफ्रॉग और शी हल्क के साथ ल्यूक को भी बैठा हुआ देखते हैं। अब सबको लग रहा था कि ल्यूक अपना केस खुद ही लड़ेगा, पर ल्यूक कोई बेवकूफ नहीं है जो अपना केस खुद लड़े। इसके लिए उसने हम सबके फेवरेट अटर्नी मैट मर्डॉक को हायर किया है। धन्य हो लीपफ्रॉग और ल्यूक, जिसकी वजह से मैट को न्यूयॉर्क छोड़कर आना पड़ा। जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता दूं कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। आते ही मैट जज से मांग करता है कि वो ल्यूक के सभी क्लाइंट्स की लिस्ट पब्लिक नहीं कर सकती, क्योंकि ल्यूक के सारे क्लाइंट्स सुपर हीरो हैं और अगर उन सब की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई तो उन क्लाइंट्स की जान पर खतरा बढ़ जाएगा। वैसे मैट खुद ल्यूक का क्लाइंट है और जज को भी मैट की बात माननी पड़ती है। मैट ने इतनी आसानी से शी हल्क की बैंड बजा दी तो शी हल्क ल्यूक के बनाए गए सूट की बेइज्जती करने लगती है। तो मैट वापस से उन्हें बताता है कि लीपफ्रॉग ने सूट की बूस्टर सिस्टम में जेट फ्यूल डाला है और सूट
सूट के इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ ल्यूक ने जेट फ्यूल का यूज करने से मना कर रखा था। तो एंड में गलती ली फ्रॉग की ही निकलती है और शी हल्क केस हार जाती है। इसी दौरान सोकोविया वाले लॉ की बात भी निकलती है, जिसके कारण सिविल वॉर वाला कांड हुआ था। जाते जाते ल्यूक शी हल्क के माफी को लात मारते हुए जाता है, क्योंकि वो अब शी हल्क के लिए कोई भी सूट नहीं बनाने वाला। रात में बार काउंटर पर मैट और जेनी की मुलाकात दोबारा होती है। यही वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि मैट न्यूयॉर्क में रहने वाला अटॉर्नी है, जो यहाँ पर ल्यूक के केस की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि वो भी ल्यूक से सूट बनवाता है। वैसे अभी जेनी मैट की बातों को समझ नहीं पाती, क्योंकि उसे इस अंधे मैट के अंदर की काबिलियत के बारे में कुछ नहीं पता। ड्रिंक्स पीते हुए जेनी भी उसे बताती है कि ली फ्रॉग के अमीर पिता की वजह से उसे उसका केस लड़ना पड़ा। यही दोनों कुछ वकीलों वाली बातें करते हैं कि कुछ केस वो दिल के लिए लड़ते हैं, जिससे आम लोगों की मदद वो कर पाए, और कुछ केस को बिल यानी पैसों के लिए लड़ते हैं ताकि उनकी जिंदगी भी चल सके। पर शी हल्क तो बस पैसों के लिए लड़ती है, इसलिए मैट उसे समझाता है कि वो लोगों की मदद कानूनी तौर पर भी कर सकती है, और शी हल्क बन कानून के बाहर जाकर भी वो उन क्रिमिनल्स की बैंड बजा सकती है, यही जो कानून से बच जाते हैं। मैट का सुझाव जेनी को भी पसंद आया था। तभी मैट को किसी का कॉल आता है और वो जेनी को टाटा बाय बाय बोलकर निकल लेता है। इसी बीच टोड जेनी को मैसेज करके बुला रहा था। टोड वही चिपकू बंदा है जो शी हल्क को डेट पर मिला था, और क्लाइंट होने की वजह से शी हल्क को टोड के पास जाना पड़ता है, जो कि रेस्टोरेंट में बैठा डिनर कर रहा था। वैसे टोड के हाव भाव देखकर हमारे साथ शी हल्क को भी उसके गंदे इरादों के बारे में पता चल गया था। यही टोड डींगे हाँकने लगता है कि उसने $1 मिलियन में वकांडा का वाइब्रेनियम से बना हुआ भाला खरीदा है। वैसे मार्वल वाले अच्छा दिमाग लगाकर वकांडा फॉरएवर का प्रमोशन कर रहे हैं। टोड की नियत जानकर शी हल्क उस पर वाइन गिराकर अपने घर आ जाती है। दिन भर नमूनों की बकैती झेलने के बाद वो सोफे पर जाकर सो गई थी, पर तभी उसे ली फ्रॉग का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि किसी ने उसकी कार पर हमला कर दिया है। तो उसे शी हल्क की मदद चाहिए ताकि उसकी जान बच जाए। अब शी हल्क को अपना सुपर हीरो सूट पहनने का मौका चाहिए था, तो वो सूट पहनकर ली फ्रॉग की जान बचाने निकल पड़ती है। वहीं उधर हम पार्किंग में ली फ्रॉग को उसकी स्पोर्ट कार में देखते हैं, जिस पर कोई सवार था। तभी उसके सामने शी हल्क सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए आती है, और तब हम डेयर डेविल को उसके डेविल सूट में देख पाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ली फ्रॉग वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब शी हल्क वर्सेस डेयर डेविल होने वाला है। वैसे डेयर डेविल काफी फुर्तीला है, तो शी हल्क के वार से बचता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शी हल्क का एक गुस्सा उसकी हालत खराब कर देगा। पर इतनी आसानी से शी हल्क उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो सुपर क्लैप का इस्तेमाल करके वो डेयर डेविल को पकड़कर एक झटके में ही उसका मास्क निकाल देती है। मास्क के पीछे मैट को देखकर शी हल्क शॉक थी। उसे तो ये लगने लगा था कि मैट अंधे होने का नाटक करता है, पर डेयर डेविल उसे शॉर्ट में समझाता है कि कुछ केमिकल लोचे की वजह से उसके कान ही आंखों का काम करते हैं। अब ली फ्रॉग के पीछे डेयर डेविल इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने ली को किडनैप कर लिया है। ये जानकर शी हल्क डेयर डेविल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर दोनों ली फ्रॉग के अड्डे की ओर निकल पड़ते हैं। बेवकूफ ली फ्रॉग ने अपने अड्डे का पता पहले ही शी हल्क को दे दिया था। उधर हम ली फ्रॉग को देखते हैं, जो ल्यूक से अपने लिए सुपर हीरो सूट बनवा रहा है, और यहाँ पर इनडायरेक्टली मार्वल वाले डीसी वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। वैसे तब तक शी हल्क और डेयर डेविल भी यहाँ पर पहुँच गए थे, और अपने सेंसेस की मदद से डेयर डेविल ये पता लगा लेता है कि यहाँ पर टोटल 28 बंदे हैं, पर शी हल्क को उस पर यकीन नहीं होता। तब डेयर डेविल उसे अपनी खूबी बताता है कि उसे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, यहाँ तक कि उसे दिल की धड़कनें भी सुनाई देती हैं। ये बात सुनकर जेनी का दिल यहीं पिघल जाता है। वैसे कम टू द पॉइंट, डेयर डेविल शी हल्क को उसके पीछे आने की सलाह देता है, क्योंकि लड़ाई का एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है। तो एक सेक्सी से डाइव लगाकर डेयर डेविल गुंडों की कुटाई करने निकल जाता है। अब तक तो जेनी डेयर डेविल के मूव्स और बातों पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। इधर हालवे में डेयर डेविल कुछ गुंडों की धुलाई करता है। वो लोग एरोस से उस पर हमला भी करते हैं, पर डेयर डेविल को एरोस से कहाँ कुछ होने वाला था। उन सबको मारने के बाद वहाँ उस हॉलवे में बहुत सारे गुंडे एक साथ डेयर डेविल को मारने के लिए बढ़ते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ हमें डेयर डेविल के बेस्ट हॉलवे फाइट सीन वाला एक्शन देखने को मिलेगा। पर अफसोस ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शी हल्क उन गुंडों पर छत तोड़कर कूद जाती है, और एक ही बार में सभी गुंडे टाई टाई फिश हो जाते हैं। अब दोनों साथ मिलकर अंदर जाकर ली फ्रॉग के सभी गुंडों की बैंड बजाने लगते हैं। शी हल्क ल्यूक को आजाद करके उससे पुलिस बुलाने को बोलती है, और ली फ्रॉग को समझाने लगती
कहती है कि बच्चे चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि उसे ज्यादा सजा न हो। पर ली फ्रॉग सजा की बात सुनते ही अपना सूट पहनकर खिड़की के बाहर इस उम्मीद में जाता है कि वो उड़कर वहाँ से भाग जाएगा, पर वो सीधा नीचे जाकर गिरता है और देखता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है। अब ली फ्रॉग पकड़ा गया। ल्यूक और शी हल्क में भी दोबारा दोस्ती हो गई तो ल्यूक शी हल्क का गाउन भी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी तोड़फोड़ के बाद शी हल्क वापस डेयरडेविल के पास जाती है तो वो ये जानकर और इम्प्रेस होती है कि डेयरडेविल लोगों की मदद फेमस होने के लिए नहीं करता। वैसे नेक्स्ट डे डेयरडेविल वापस न्यूयॉर्क जाने वाला था और वहाँ से पहले वो जेनी से वादा करता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो वापस आएगा तो वो उससे डिनर पर लेकर जाएगा। जेनी को बस यही सुनने की देर थी और फिर क्या वो दोनों जेनी के घर आते हैं एंड दे डू इट। अब जेनी को मैट के अंदर की सारी काबिलियत के बारे में पता चल गया था। अगले सुबह हम डेयरडेविल को जेनी के घर के बाहर देखते हैं जो मंद मंद मुस्कुराता हुआ जा रहा था। तभी वहाँ पर निकी ल्यूक का दिया हुआ गाउन लेकर जेनी के पास आती है और डेयरडेविल के बारे में जानकर वो भी जेनी के लिए खुश थी। अब जेनी फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करती है कि इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग तो जानी चाहिए थी, पर अगला एपिसोड इस सीरीज का फाइनल होने वाला है तो अभी एंडिंग बाकी है। रात में हम शी हल्क को एक अच्छी सी ड्रेस में अवार्ड फंक्शन में जाते हुए देखते हैं। साथ में निकी भी थी। वहीं पर शी हल्क अपने पेरेंट्स से मिलती है और अचानक से उसे टोड दिखाई देता है तो वो जल्दी से सबके साथ अंदर भाग जाती है। इस अवार्ड शो में पहली बार शी हल्क आई थी तो जब बेस्ट फीमेल लॉयर के लिए जेनिफर वॉल्टर के साथ और भी फीमेल लॉयर का नाम पुकारा जाता है तो शी हल्क शॉक थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अवार्ड सिर्फ एक ही को मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। और हम मिस बुक को भी देखते हैं, उन्हें भी ये अवार्ड मिला है और अपनी स्पीच में मिस बुक सभी मर्दों पर ताना मारती हैं, जिससे शी हल्क भी अपनी स्पीच में इस अवार्ड के लिए अपने माता पिता, दोस्त और कलीग को थैंक्स बोल रही थी। पर अचानक से पीछे एक बड़े से स्क्रीन पर इंटेलिजेंसिया साइट वाले कुछ वीडियो प्ले कर देते हैं, ये बताते हुए कि शी हल्क बहुत बड़ी अय्याश है। यहाँ वो सब जॉश और जेनी की प्राइवेट वीडियो प्ले कर देते हैं। कमीना जॉश। ये देखकर शी हल्क का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में वो स्क्रीन तोड़ देती है। वैसे मिस बुक उसे ऐसा करने से मना करती हैं, पर शी हल्क अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वैसे उसने स्क्रीन तोड़कर सही काम किया। इस कांड से हॉल में भगदड़ मच जाती है। उन्हीं सबके बीच में इंटेलिजेंसिया के कुछ लोग शी हल्क को दिखाई देते हैं और उनमें से एक को शी हल्क बाहर पकड़ लेती है। अब वो उसका कचूमर बनाए उससे पहले वहाँ पर DODC वाले आकर शी हल्क को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। शी हल्क भी उस बंदे को वहाँ से जाने देती है और शी हल्क के इस कंफ्यूज लुक के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वैसे सबको मिस बुक से काफी उम्मीद है कि वो इंटेलिजेंसिया से रिलेटेड हैं, पर मेरा शक टोड पर है। एंड में आके ये सीरीज थोड़ी सीरियस हुई है और डेयरडेविल को देख करके तो हमारे साथ जेनी का दिल भी खुश हो गया। वैसे आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में डेयरडेविल शी हल्क की मदद करने के लिए वापस आएगा? ये हमें कमेंट में बताइएगा और यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो स्वागत है आप सभी का शी हल्क के फाइनल एपिसोड में। और इस शो की एंडिंग हम सबकी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है। एपिसोड की शुरुआत में नरेटर हमें शी हल्क की लाइफ के बारे में बता रहा था कि कैसे जेनिफर शी हल्क बनी, कैसे उसके दुश्मनों ने उसे अपने जाल में फंसाया। तो आपको याद ही होगा कि इंटेलिजेंसिया वाले शी हल्क को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे थे और एक फंक्शन के दौरान उन्होंने शी हल्क को गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से शी हल्क को जेल जाना पड़ा क्योंकि अब लोग शी हल्क के गुस्से से डरने लगे हैं। आगे हम जेन को DODC वालों की जेल में देखते हैं जहां पर पहले एबोमिनेशन कैद था। वहीं उससे मिलने मिस बुक निकी और पक आते हैं ताकि वो जेन को इस मुसीबत से निकाल सके। जेन को भरोसा था कि उसका भाई हल्क उसकी मदद करने आएगा, पर ब्रूस अपने वॉइस मेल्स का जवाब ही नहीं दे रहा होता क्योंकि वो बंदा तो आउट ऑफ प्लेनेट है। अब जेन अभी भी उन लोगों पर गुस्सा है जिन्होंने उसकी प्राइवेट वीडियो सबके सामने पब्लिक की। वो उस साइट के हर बंदे को सजा दिलवाना चाहती है, पर मिस बुक उसे समझाती है कि सबसे पहले जेन को अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अभी वो जेल में बंद है। वैसे मिस बुक ने पहले ही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बातचीत कर ली है और जेन को जेल से आजाद करा दिया जाएगा, पर एक शर्त के साथ कि जेन वापस कभी भी शी हल्क नहीं बनेगी और उसे इनहिबिटर पहने रहना होगा, बिल्कुल एबोमिनेशन की तरह। जेन के पास कोई और
और ऑप्शन नहीं था तो वो शर्त मानकर जेल से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो जैन के सपोर्ट में ही थे, क्योंकि आजकल तो हर कोई जेल जाकर आता है। अब आगे हम देख पाते हैं कि शी हल्क को उसकी लॉ फर्म से निकाल दिया गया है, क्योंकि अब वो शी हल्क नहीं बन सकती। लेकिन खुशी की बात यह है कि निकी की नौकरी नहीं गई थी। जाने से पहले जैन के दोस्त उसे हौसला देते हैं कि वो उसके साथ हैं। अब इतना कांड हुआ तो मीडिया वाले भी शी हल्क को ट्रोल करते हैं। इतना कम नहीं था कि जैन के पड़ोसी और मीडिया वाले उसके घर के आगे जमा होकर हंगामा करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर जैन अपने घर आती है तो उसके पेरेंट्स से उसे घर में रहने की इजाजत मिल जाती है। पर जैन के रूम में उसकी मॉम ने जिम खोल रखा था, तो जैन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अपने घर में रहने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है, कम से कम इंडिया में तो ऐसा नहीं है। जैन अपने लिए अपार्टमेंट भी ढूंढ रही थी, पर उसे लेने तक जैन को अभी अपने पेरेंट्स के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यूज रिपोर्टर जैन के पीछे पीछे उसके पेरेंट्स के घर भी आ गए थे। जैन निराश जरूर हुई थी, पर अपने दोस्त निकी के साथ मिलकर वो उस साइट वाले बंदों पर रिसर्च कर रही थी, ताकि उन्हें कहीं से भी कुछ सुराग मिल पाए। पर इंटेलिजेंसिया साइट के फॉलोअर्स दूसरे देश के भी हैं, तो उन्हें कुछ खास पता नहीं चल रहा होता। बस उन्हें इतना पता चलता है कि इस साइट के एडमिन का नाम हल्क किंग है। निकी तो चाहती थी कि जैन शी हल्क बनकर सबको फोड़ दे, पर जैन को कानूनी तौर के तरीकों से अपना बदला लेना है। यहीं पर निकी को जैन की मॉम उसे निकी के कॉलेज टाइम का एक वीडियो देती है, जिसमें निकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रही थी। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनका पिछला पार्टनर डैन न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देकर शी हल्क का नाम और खराब कर रहा था। इन सब से थक कर जैन बेड पर आ जाती है और अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करती है, क्योंकि उसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, फिर भी उसके कई दुश्मन बन गए थे। तो इस मुसीबत का सामना करने के लिए वो अपने भाई ब्रूस को मैसेज करके उससे मदद मांगती है, पर ब्रूस तक उसका मैसेज ही नहीं जाता। तो वो एमिल यानी एबोमिनेशन को मैसेज करती है, पर एमिल ने तो स्मार्टफोन से नाता ही तोड़ दिया है। तो अब जैन एमिल से मिलने जाने का फैसला करती है, क्योंकि एमिल के शांति आश्रम में ही उसे शांति मिलेगी। उधर हम निकी को देखते हैं, जिसने जैन की कॉलेज पार्टी वाली वीडियो उस साइट पर पोस्ट कर दी है, और हल्क किंग निकी के काम से खुश है। दरअसल निकी हल्क किंग का भरोसा जीतकर उससे मिलना चाहती है, ताकि वो उसका चेहरा सबके सामने ला सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैन की वीडियो देखकर हल्क किंग निकी को एक जगह बुलाता है, जहाँ पर उस साइट के सभी बंदे आ रहे थे, पर निकी के लिए मुसीबत बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि हल्क किंग उसे एक लड़का समझ रहा है और वो सभी औरतों से नफरत करता है। तभी वो शी हल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, क्योंकि शी हल्क एक औरत है। निकी को इंस्टेंट एक लड़के की जरूरत थी, तो वो पग को लेकर मीटिंग के लोकेशन की ओर निकल जाती है। इधर जैन भी एमिल के आश्रम में पहुंच गई थी, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मन मिस्टर एक्स से होती है, जो जैन का वेलकम करके उसके लिए गेस्ट रूम में बेड तैयार कर देता है। जहां जैन एमिल के लिखी गई बुक को पढ़कर बोर हो रही थी, तो वहीं पर निकी पग के साथ उस साइट वाले बंदों के दिए लोकेशन पर पहुंच गई थी, और गेस व्हाट, वो अभी एमिल के आश्रम में ही आई है। तो निकी पग को समझा देती है कि उसे औरतों को मादा बोलकर बुलाना होगा, ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और जो भी पग देखेगा उसे कॉल पर निकी को बताना होगा। पग अंदर चला जाता है, और आपको तो याद ही होगा कि आश्रम में नेटवर्क नहीं रहता, पर कॉल कट होने से पहले पग निकी को बता देती है कि इंटेलिजेंसिया साइट का एडमिन और हल्क किंग कोई और नहीं बल्कि टोड है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि टोड ही उस साइट का ओनर होगा, तो प्लीज हमारे इस एफर्ट को लाइक जरूर करें। अब पग भी उनके कन्वर्सेशन में हिस्सा ले रहा था, तो वो सब यही सब बातें कर रहे थे कि शी हल्क बस एक आम लड़की है, जिसको अपने भाई की वजह से एक्सीडेंटली सुपर पावर मिल गई। पग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर शी हल्क की बुराई कर रहा था, ताकि वो उनसे और जानकारी निकाल सके। अब टोड अपने सभी बंदों को कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा करता है। उधर जैन को भी मिस्टर एक्स से पता चलता है कि एमिल बेसमेंट में किसी प्राइवेट मीटिंग को अटेंड करने गया है। जैन को भी एमिल के ज्ञान की जरूरत थी, तो वो भी बेसमेंट की ओर निकल पड़ती है। मीटिंग में टोड सबके सामने एबोमिनेशन को बुलाता है, और हम देखते हैं कि एमिल एबोमिनेशन बनकर उन सब के सामने आता है। ऐसा नहीं है कि एबोमिनेशन इंटेलिजेंसिया साइट वालों के साथ मिला हुआ है। टोड ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं, ताकि एबोमिनेशन ज्ञान देकर उन सबको अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए बोल सके। साफ शब्दों में एबोमिनेशन बस पैसों के लिए टोड का साथ दे रहा था। पग भी एबोमिनेशन को देखकर हैरान था। तभी एबोमिनेशन के भड़काऊ भाषण के बीच जैन वहाँ पर आ जाती है। एमिल को एबोमिनेशन में बदला देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो एमिल की वकील है और सरकार ने एमिल पर एबोमिनेशन बनने की रोक लगाई है। इन सब में जैन का ध्यान टोड पर भी आ गया था। जैन उसे इग्नोर
इग्नोर कर देती है। एबोमिनेशन भी वापस से एमिल में बदल जाने के बाद जैन को समझाने लगता है कि वो बस पैसों के लिए एबोमिनेशन बना था। तभी वहाँ पर निकी आकर जैन को यहाँ से साथ चलने का इशारा करती है, पर बक जैन को बता देता है कि ये सारे लोग साइड के बंदे हैं और टोड ही हल्क किंग है। टोड उसे बताने लगता है कि जोस को भी उसी ने उसके पास भेजा था ताकि वो उसका खून चुरा सके, और अब टोड ने जैन के खून की मदद से एक ऐसा सीरम बनाया है जिससे वो भी हल्क बन सकता है। और ये सब बताते हुए टोड ने वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था, जिससे वो भी हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और वो जैन पर हमला कर देता है। पर एमिल वापस एबोमिनेशन में बदलकर जैन को टोड से बचा लेता है। तभी वहाँ पर टाइटेनिया भी आ गई थी और फिर जैन की तरफ से आता है अपना हल्क, और उसे लगता है कि एबोमिनेशन जैन को नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो वो सीधा एबोमिनेशन से भिड़ जाता है। इन सबके बीच में जैन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम सबसे बात भी कर रही होती है कि ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है और हम सब वही घिसा पिटा सीन देख रहे हैं जिसमें एक बंदा सीरम को इंजेक्ट करके विलन बन जाता है, पर एंड में उसे हीरो रोक लेता है। ये काम हल्क और एबोमिनेशन के साथ भी पहले हो चुका है, तो जैन को ये स्टोरी लाइन बकवास लगती है, तो वो भी सीधा टीवी से निकल कर मार्वल स्टूडियो में जाती है, जहाँ उसे इस सीरीज के राइटर्स मिलते हैं जो केविन के अनुसार दिए गए प्लॉट की एंडिंग पर डिस्कस कर रहे थे। तो राइटर्स उसे समझाते हैं कि वो स्टोरी में कुछ चेंज नहीं कर सकते जब तक केविन उनसे कुछ चेंज करने को नहीं बोलता। वही मैं आपको बता दूं कि केविन ही मार्वल स्टूडियो की CEO है, तो शी हल्क केविन से मिलने निकल पड़ती है, जिसके लिए सभी राइटर्स उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं क्योंकि केविन किसी से नहीं मिलता। और होता भी कुछ ऐसा ही है, केविन का असिस्टेंट शी हल्क को बाहर ही रोक लेता है और केविन के कहने पर वो शी हल्क को यहाँ से जाने को बोलता है, पर जैसे तैसे सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटते हुए शी हल्क केविन के चैम्बर में आती है, जहाँ पर फेज 4 तक की सारी मूवीज बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी। तभी उसके सामने आता है केविन, जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक AI रोबोट है जार्विस की तरह। तो यही AI मार्वल के सारे प्लॉट्स लिखता है। शी हल्क केविन से मिलकर हैरान थी और शी हल्क अब जैन में बदल गई थी क्योंकि शी हल्क को विजुअली दिखाना बहुत महंगा पड़ता है ना। तो जैन केविन को समझाती है कि जो एल्गोरिथम का यूज करके वो ये प्लॉट लिख रहा है उससे अब लोगों को मजा नहीं आ रहा है। एक ही चीज को बार बार देखकर लोग बोर हो चुके हैं, पक गए हैं, तो उसे अब कुछ नया ट्राई करना होगा। इस बार जैन की बातें सुनकर केविन उसके अनुसार एंडिंग करने के लिए मान जाता है। तो सबसे पहले जैन टोड के कैरेक्टर से सीरम चुराने वाले पार्ट को निकलवा देती है क्योंकि सीरम के पीछे द लीडर यानी कैप्टन अमेरिका 4 का विलन पड़ा हुआ है। और आपने गौर किया होगा कि बैकग्राउंड में हमें कैप्टन अमेरिका का पोस्टर दिख रहा है जिस पर आई वांट यू लिखा हुआ है। तो फुल चांसेस हैं कि शी हल्क अब बड़े पर्दे पर दिखेगी। टोड की पावर्स हटाने के बाद शी हल्क अपने भाई ब्रूस को एंडिंग से हटा देती है। यहीं पर जैन केविन से एक्स-मैन के बारे में बात करती है कि वो कब दिखने वाले हैं, पर केविन एक्स-मैन के बारे में तो नहीं बताता, पर इतना कंफर्म जरूर कर देता है कि शी हल्क मार्वल की मूवी में जरूर दिखेगी। एबोमिनेशन को भी जैन एमिल में बदलवा देती है और अब क्लाइमेक्स रात में नहीं दिन में होगा। जाने से पहले जैन केविन से मैट मर्डॉक को भी मांग लेती है। अब केविन शी हल्क की सारी बातें मानकर उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टोड को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। टाइटेनिया वहीं पर खड़ी होकर अपना ब्लॉग बना रही है और तभी शी हल्क एकदम से गुस्से में टोड के पास आती है। सबको लगता है कि टोड को एक पंच पड़ेगा, तो शी हल्क जैन में बदलकर उसे कोर्ट में तैयार होकर आने को बोलती है। मतलब अब जैन कानूनी तरीके से अपना बदला लेगी। अच्छा दिमाग लगाया है मार्वल वालों ने, एंड फाइट सीन दिखाया ही नहीं और पैसे बचा लिए। पर वहीं पर हम डेयरडेविल को देखते हैं जो शी हल्क की मदद करने आया था। चलो कुछ तो अच्छा हुआ हमारे लिए। वहीं पर एमिल को वापस से DODC वाले पकड़ कर ले जाते हैं और आगे हम मैट मर्डॉक को जैन की फैमिली के साथ देखते हैं, जहां वो सब उसे समझा रहे थे कि बेटा पैसे कमाने पर ध्यान दो, क्योंकि मैट पैसों के लिए नहीं लोगों की मदद करने के लिए वकील बना था। पर जैन के फादर उसे समझाने लगते हैं कि लॉस एंजलिस में बच्चों को पालने के लिए बहुत खर्चे हैं। इस बात को सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं और तभी वहाँ पर आता है हल्क, जो उन्हें बताता है कि वो पिछले कुछ महीनों से स्कार ग्रह पर था और इसके बाद हल्क उन्हें अपने बेटे स्कार से मिलवाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर एंड में हम देखते हैं कि शी हल्क की इमेज पब्लिक और मीडिया के बीच सुधर चुकी है और वो शी हल्क बनकर टोड के खिलाफ केस लड़ने कोर्ट में जा रही है, ताकि टोड जैसे लोग किसी की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है, पर एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एमिल को DODC वाले चैम्बर में बंद देखते हैं, जहाँ पर वोंग आता है और एमिल को अपने साथ कामरताज ले जाता है। हाँ, मुझे भी एंडिंग में फाइट सीन की कमी खली, पर हल्क के बेटे स्कार को देखकर अच्छा लगा। वहीं पर डेयरडेविल से शी
शी हल्क का रिश्ता मानो पक्का ही हो गया और कैप्टन अमेरिका 4 में शी हल्क का होना भी लगभग तय है। तो मेरे हिसाब से ये सीरीज बस आगे के प्लॉट्स को सही बताने के लिए बनाई गई है। पर आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किस किस ने देखा है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।